So we have to start with the 2021 CSET का RC वाला portion. Let us quickly start with that only. Okay. The first passage is saying that researchers simulated street lighting on artificial grassland plot containing pea aphids sap-sucking insects at night. तो कुछ रिसर्चर हैं, उन्होंने सिमुलेट किया है. ओके, ये ओरिजिनल कंडीशन नहीं है, उन्होंने लैब टाइप का जैसा मतलब इन्वायरमेंट बना के सिमुलेट किया है और स्ट्रीट लाइटिंग है वो किया है ऑन दी आर्टिफिशियल ग्रासलैंड के ऊपर, जो आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट है उसके ऊपर. और इस आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट में पी एफिड्स भी एंड सैप सकिंग इंसेक्ट्स है रात में. ठीक है, एट नाइट देयर वर एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट. दो डिफरेंट तरीके के लाइट एक्सपोज किए गए. अ वाइट लाइट सिमिलर टू न्यूअर कमर्शियल एलईडी लाइट्स. एक जो नई लाइट है, एक वाइट लाइट यूज़ की गई सिमिलर टू न्यूअर कमर्शियल लाइट. ओके, तो एक लाइट उन्होंने यूज़ किया है वाइट लाइट को, जो कि सिमिलर है जो न्यू कमर्शियल एलईडी लाइट्स आती हैं उनके जैसा. एंड एन एम्बर लाइट, एक वाइट लाइट और दूसरी एम्बर लाइट. ओके, और ये सिमिलर है सोडियम स्ट्रीट लैम्प से. तो एम्बर लाइट है सिमिलर है सोडियम स्ट्रीट लैम्प से, वाइट वाला जो न्यू कमर्शियल एलईडी लाइट है वैसा. ठीक है, तो ये दोनों लाइट उन्होंने यूज़ किया हुआ है अपने सिमुलेशन में. ओके, देन द लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट, ये जो एम्बर लाइट है उसकी लो इंटेंसिटी है, वॉज शोन टू इनहिबिट रादर देन इंड्यूस. तो ये हमने नहीं मतलब रिसर्चर ने पाया कि जो एम्बर लाइट है वो इनहिबिट कर रहा था रादर देन इंड्यूस फ्लावरिंग इन अ वाइल्ड प्लांट ऑफ द पी फैमिली विच इज़ अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द पी एफिड्स इन द ग्रासलैंड. तो ये इनहिबिट कर रहा था इंड्यूस करने की जगह, और जो फ्लावरिंग है वाइल्ड प्लांट का पी फैमिली के उसको इनहिबिट कर रहा था. और ये जो वाइल्ड प्लांट है पी फैमिली का, वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का पी एफिड्स के लिए, ग्रासलैंड के लिए. तो अगर वो इनहिबिट हो रहा है और रादर देन इंड्यूस, तब तो ये मेजर कंसर्न है. द नंबर ऑफ एफिड्स वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड. तो क्योंकि उन्हीं का फूड के ऊपर डिपेंडेंट है एफिड्स, तो सिग्निफिकेंटली वो सप्रेस हो जाएंगे उनके नंबर अंडर द लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ द फूड अवेलेबल. ओके, अब ऑप्शंस पे आते हैं. Which one of the following statement best reflects the most critical inference that can be made from the passage? तो most critical inference draw करना है passage से. Okay, first ये बोल रहा है low intensity light has more adverse effect on the plants as compared to the high intensity light. but हमको low intensity light amber है, ये तो बोला कहाँ पर बोला, लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट. ओके, बट हाई इंटेंसिटी है वाइट लाइट, ये तो कहीं पर बोला ही नहीं. तो हम कैसे मान लें कि वो हाई इंटेंसिटी का लाइट था, और कंपैरिजन करके हमको बताया ही नहीं कि किससे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा. हमको पूरा पैसेज में लास्ट में तो सिर्फ एम्बर लाइट के बारे में ही बताया कि वो कैसे इनहिबिट कर रहा है रादर देन इंड्यूस. वी हैव नो क्लू अबाउट हाउ विल वाइट एलईडी लाइट विल परफॉर्म इन दिस सिमुलेशन, है ना. तो इसके बारे में हमको कोई आइडिया ही नहीं, इस कंपैरिजन के बारे में पैसेज ने हमको बताया ही नहीं. फिर बोल रहा है लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम. ये सुनने में बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, अब ये भी सही नहीं हो सकता. ओके, लाइट पॉल्यूशन कैन हैव परमानेंट एडवर्स, अब एडवर्स इम्पैक्ट तो है, ये तो दिख भी रहा है, बट अब ये हम अच्छे से नहीं बोल सकते हैं कि क्या ये परमानेंट ही हो जाएगा क्या. तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं. देन सी क्या बोल रहे हैं, वाइट लाइट इज़ बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कम्पेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर. अदर कलर के बारे में तो पैसेज में बात ही नहीं की गई है, ये तो हो ही नहीं सकता. प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर द एनिमल्स टू. जो प्रॉपर इंटेंसिटी की लाइट है इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं बट एनिमल्स के लिए भी. अब सही ये ज़्यादा लग रहा है, बट यूपीएससी ने इसका आंसर ये दिया है. ठीक है, तो कभी कभी कुछ यूपीएससी का जो आरसी का आंसर है ना, उसका हमको समझ नहीं आता है कि वो ये ही इसका आंसर क्यों है, बट एक दो क्वेश्चन बाउंसर जाएंगे चलेगा. ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के बहुत हाई चांसेस है कि ये वाला सही लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे भी नहीं जा रहा है. तो एग्ज़ाम हॉल में अगर चलो एक क्वेश्चन गलत हो भी गया तो बात ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान देना कि आंसर इज़ दिस. ओके, बट अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना, एक्सट्रीम वाले ही सही नहीं होते हैं. ओके, मैक्सिमम 27 में से 22 क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएंगे. तो
हमारा तो मेजॉरिटी पॉजिटिव में है ना, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उनको हटाने पे, तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता यूपीएससी कुछ भी आंसर दे, ठीक है। ओके, सेकेंड पैसेज में आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज आर पॉलिनेटेड बाय द एनिमल्स, ठीक है। 80% है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट एनिमल्स है, सॉरी फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज है वो पॉलिनेट किया जाता है किनके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, ओके, इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। इनमें बर्ड्स भी आते हैं और मैमल्स भी आते हैं जो पॉलिनेट करते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स को, बट द मेन पॉलिनेटर्स आर इंसेक्ट्स, लेकिन मेन पॉलिनेटर है वो इंसेक्ट है, बोल रहा है। पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस विथ अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड, तो पॉलिनेशन के कारण ही हमको वाइड वैरायटी ऑफ फूड मिल पाती है, एज वेल एज मैनी प्लांट ड्रिवन मेडिसिन, और प्लांट से ड्रिवन जो मेडिसिन है वो पॉलिनेशन के कारण ही तो मतलब कि हमको अवेलेबल हो पाता है। एट लीस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चरल क्रॉप्स डिपेंड अपॉन पॉलिनेशन, तो 1/3 के आसपास जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। बीज आर दी मोस्ट डोमिनेंट टैक्सा, जो बी है वो मोस्ट डोमिनेंट टैक्सा है व्हेन इट कम्स टू द पॉलिनेशन, एंड दे आर क्रूशियल टू मोर देन 400 क्रॉप्स, और ये मोस्ट डोमिनेंट टैक्सा है जब बात आती है क्या की, पॉलिनेशन की, और ये मोस्ट क्रूशियल है टू मोर देन 400 क्रॉप्स के लिए, ओके। पॉलिनेशन इज एसेंशियल सर्विस दैट इज द रिजल्ट ऑफ द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल, तो पॉलिनेशन एक एसेंशियल सर्विस है जो कि रिजल्ट है क्या, एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप है प्लांट एंड एनिमल के बीच में, एंड द रिडक्शन और द लॉस ऑफ ईदर अफेक्ट्स द सर्वाइवल ऑफ बोथ, तो अगर रिडक्शन हुआ या लॉस हुआ इनमें से किसी को भी, प्लांट को या एनिमल को, तो दोनों का ही सर्वाइवल क्या होगा, अफेक्ट होगा। Effective pollination requires resources such as refuges of pristine natural vegetation, तो अगर इफेक्टिव पॉलिनेशन चाहिए तो रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, सच एज क्या, रिफ्यूजी ऑफ प्रिस्टाइन नेचुरल वेजिटेशन, ओके। क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबव द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, और मैंने बताया था कि पैसेज में एक जब भी एजम्पशन वाला है तो एग्जैक्ट हमको पैसेज का नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पैसेज के बियॉन्ड जाके, लेकिन पैसेज से लिंक्ड ही होना चाहिए, एकदम ज़्यादा पैसेज के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा अजम्पशन वैलिड होगा, ओके। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना इंडिया के सीरियल फूड ग्रेन का इम्पॉसिबल है विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। पहली बात तो पैसेज में सीरियल की बात तो चल ही नहीं रही थी, स्पेसिफिकली सीरियल की बात नहीं चल रहा था, सिर्फ एग्रीकल्चर क्रॉप बोला है, तो ये हम अज्यूम कर ही नहीं सकते कि सीरियल क्रॉप फूड ग्रेन का, और ऊपर से इम्पॉसिबल है बोल रहा है विदाउट डाइवर्सिटी ऑफ द पॉलिनेटिंग एनिमल्स, कि जब पॉलिनेटिंग एनिमल में डाइवर्सिटी नहीं होगी तो सीरियल फूड ग्रेन इम्पॉसिबल है, तो डाइवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है भाई, पॉलिनेटिंग एनिमल्स होने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट कैन नॉट बी द आंसर। अब देखते हैं, मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स, अगेन हॉर्टिकल्चर के बारे में कहाँ बात हुई है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, सेकंड भी हटा, तो 3 and 4 विल बी द आंसर। अब पढ़ लेते हैं। पॉलिनेटर्स बिकेम स्कार्स इन कल्टिवेटिंग एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो पॉलिनेटर्स है वो कम हो जाता है जहाँ पर कल्टिवेटेड एरिया डिवाइड ऑफ, कहाँ जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन नहीं है वहाँ पे पॉलिनेटर कम हो जाता है, ठीक है। पैसेज भी इसी टाइप का ही बोल रहा था कि जो इफेक्टिव पॉलिनेशन है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, प्रिस्टाइन नेचुरल वेजिटेशन है ये सब, ओके। देन फोर्थ ये बोल रहा है डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, अगर इंसेक्ट्स में डाइवर्सिटी होगी तो प्लांट है उनमें भी डाइवर्सिटी आएगी, तो ये चीज़ हम अज्यूम कर सकते हैं, तो 3 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो कैसे देखा, इसमें भी हमने एक्सट्रीम हटाए तो हमने करेक्ट आंसर पे आ गए, तो 1-2 क्वेश्चन बाउंसर जाएगा तो कुछ नहीं होता, चलेगा, ओके। हमारा नेट तो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव है, ओके। देन नेक्स्ट पैसेज है, अ स्टडी कंडक्टेड ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एक स्टडी कंडक्ट की गई कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का ओवर द कावेरी बेसिन ऑफ तमिलनाडु, कावेरी बेसिन है तमिलनाडु का, वहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की गई क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूज़ करते हुए क्या, रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स showed an increasing trend for maximum and minimum temperature, जहाँ पर हमको क्या दिखा, ट्रेंड दिखा मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर के बीच में, ओके।
एंड अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेनी डेज, और जो रेनी डेज है वो डिक्रीज हो गए हैं. दिस क्लाइमेट शिफ्ट्स विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और इस क्लाइमेट शिफ्ट का इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, विल हैव इम्पैक्ट ऑन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर भी पड़ेगा ही, क्योंकि रेनफॉल कम हो रही तो. इन द रीजन लीड टू मोर रन ऑफ एंड लेस रिचार्ज, तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा गिरेगा और सब बह के निकल जाएगा, रिचार्ज नहीं करेगा ग्राउंड वाटर को, एंड अफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल. फर्दर there has been an increase in the frequency of the droughts in the state, और फर्दर ये भी हमको देखने को मिला कि फ्रिक्वेंसी है ड्रॉट का कौन से स्टेट में, तमिलनाडु के स्टेट में, वो भी इंक्रीज हो गया. दिस हैज़ ड्रिवन फार्मर्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर अब फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है. ठीक है, टू सिक्योर देयर क्रॉप्स, ताकि वो क्रॉप्स को सिक्योर कर सके. अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा और उसके बाद फिर फार्मर्स है वो भी डिपेंडेंट हो जाएंगे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे अपने क्रॉप को सिक्योर करने के लिए. ओके, क्वेश्चन पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज, पैसेज का क्रक्स कौन सा बता रहा है ये बताना है. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. डेवलपमेंट करना होगा रीजनल क्लाइमेट मॉडल को, वो हेल्प करेगा चूज़ करने में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. बट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्लाइमेट स्मार्ट हो भी गया, बट ऐसा कोई सॉल्यूशन हमको पैसेज में तो नहीं बोल दिया है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है करके, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर में, और ये पैसेज का ये क्रक्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेन इशू तो अभी भी अनरिजॉल्व हो ही है ना, कि मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर हो रहा है, लेस रिचार्ज हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है. तो ये क्रक्स नहीं है, मतलब एक छोटा पार्ट को भले ही ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पैसेज के, लेकिन पूरा पैसेज को नहीं कर रहा है हॉलिस्टिकली कवर. सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है हैवी डिपेंडेंस ऑन द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम. अगेन पैसेज के बियॉन्ड वाला सॉल्यूशन नहीं होता आंसर, ये सॉल्यूशन हमको पैसेज में दिया ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता. देन क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. क्लाइमेट चेंज के कारण जो क्रिटिकलिटी है वाटर रिसोर्सेज की वो चेंज हो जाती है, वाइल साइमल्टेनियसली थ्रेट भी कर रही है. तो ये बात तो एकदम सही है, पैसेज का पूरा क्रक्स ही यही है कि क्लाइमेट चेंज कैसे वाटर रिसोर्स क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है और साइमल्टेनियसली थ्रेटन भी कर रहा है. डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्लाइमेट चेंज कॉज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड रिस्की क्रॉपिंग स्ट्रैटेजी. उसके लाइवलीहुड के बारे में तो हमको बताया ही नहीं गया था पैसेज में कि कौन सा अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड कर रहा है, रिस्की कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता. हमको अपना आंसर मिल गया, सो विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट पैसेज बोल रहा है रिसर्चर्स वर एबल टू यूज स्टेम सेल्स टू गेज द न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट बिस्फेनॉल ए. तो रिसर्चर्स है वो एबल है यूज़ करने में, जो यूज़ स्टेम सेल्स टू गेज द न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट, कि क्या न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट होगा जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है. कौन सा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट है, बिस्फेनॉल ए. अब ये जीएस के लिए भी याद रखना, ठीक है, कि बिस्फेनॉल ए एक इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट है. ओके, दे यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेस to examine the gene expression profile during the differentiation of mouse embryonic stem cell. तो ये जो रिसर्चर है उन्होंने यूज़ किया कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेस को, ताकि वो एग्जामिन कर सके जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल, कि कौन सा जीन क्या को एक्सप्रेस करा प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द माउस एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल अपॉन ट्रीटमेंट विद द बीपीए. तो माउस का एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल लिया, उसके ऊपर बीपीए ये जो बिस्फेनॉल ए है एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट उसको अप्लाई किया उसके ऊपर, चूहे के ऊपर. ओके, देन अ कंपाउंड नन टू कॉज द हार्ट डिसीज, डायबिटीज़ एंड डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ इन ह्यूमंस. और उनको क्या, जब उन्होंने चूहे के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया तो उनको एक कंपाउंड मिला जो कि कॉज कर रहा था हार्ट डिसीज, डायबिटीज़, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ इन द ह्यूमन. They were able to detect and measure BPA toxicity towards the proper specification of primary germ layers such as endoderm and ectoderm. तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इससे वो डिटेक्ट करने में एबल हो पाए और मेज़र भी कर पाए उन्होंने BPA की कितना ज़्यादा टॉक्सिक है टुवर्ड्स प्रॉपर
स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर के साथ सच एज एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यूरॉल प्रोजेनेटर सेल्स, और वो इस्टेब्लिश भी कर पाए न्यूरॉल प्रोजेनेटर सेल। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज गिवन अबव द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। मैंने बताया था अजम्पशन में थोड़ा सा बियॉन्ड जाना है। ओके, ध्यान रखना। वैलिड कौन सा है ये बोल रहे हैं। बीपीए में ऑल्टर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन वीवो। तो इन वीवो एंड इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो में लैब में करते हैं, इन वीवो मतलब बॉडी में होगी। तो बीपीए है वो ऑल्टर कर सकता है बोल रहा है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। हाँ, अब चूहे में अगर वो कर रहा है तो हमको एक आइडिया लग रहा है ना कि वो ऑल्टर कर सकता है। यहाँ पर बोला भी था कि एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल अपॉन ट्रीटमेंट बीपीए, तो एक कंपाउंड मिला है, तो ये अब नॉर्मेलिटीज ह्यूमन में भी डेवलप हो सकती है। तो फर्स्ट कुड बी करेक्ट। ओके, अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस। बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेस आर यूजफुल। बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेस है वो यूजफुल है इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट फॉर पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेस। तो पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेस कौन कौन से हो सकते हैं? अब बिस्फेनॉल ए ही खुद इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट है, तो उससे क्या क्या इंड्यूस्ड डिसीज हो सकती है ये तो हमने देखा ही ना बीपीए के थ्रू। बीपीए को जब माउस के ऊपर कर रहे थे, तो ये तो सही होना ही होगा। फिर एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल कुड सर्व एज द मॉडल टू इवेलुएट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। तो जो एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल है वो एक मॉडल की तरह सर्व कर सकते हैं इवेलुएट करने में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट। अब ये थर्ड तो सही है ही। एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल है वो सर्व कर सकता है एज मॉडल की तरह, ताकि इवेलुएट कर सके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट कि क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा। बट अब अजम्पशन के केस में यूजुअली तीनों सही होते नहीं है, मतलब कुछ तो हमने मिस किया है। वापस से देखते हैं तीनों ऑप्शंस को। बीपीए में ऑल्टर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन वीवो। जो बीपीए है वो ऑल्टर कर सकता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन वीवो, तो ये तो सही होगा ही। ओके, सेकंड ये बोल रहा है बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेस। बायोकेमिकल, एक सेकेंड, बायोकेमिकल एंड ये सेल बेस्ड एसेस ओके आर यूजफुल इन फाइंडिंग द ट्रीटमेंट फॉर। ट्रीटमेंट के लिए नहीं था यार। ओके, मैंने तो ये मिस ही कर दिया। हमने तो सिर्फ डिटेक्ट किया ना डिसीज़, पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीज़ को ही बस डिटेक्ट किया है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये थोड़ी किया था। देखो पैसेज में हमको क्या बोला था, दे यूज्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेस टू एग्जामिन द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ माउस। तो हम अभी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट थोड़ी कर रहे हैं बिस्फेनॉल ए का चूहे के ऊपर, है ना। तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे। सेकेंड विल बी रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट। ओके, जनरली देखना पैसेज वाले में, अजम्पशन वाले क्वेश्चन में कभी भी ऐसे ना तीनों के तीनों सही हो जाए, सारे के सारे ऑप्शन ही सही हो जाए, ऐसा बहुत रेयरली होता है। ठीक है, तो ऐसे में खुद पे डाउट आ सकता है कि सही मैंने देखा है कि नहीं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। नेक्स्ट पैसेज ये बोल रहा फिग ट्रीज जीनस फिकस आर कंसिडर्ड सैक्रेड इन इंडिया। तो जो फिग ट्रीज है, फिग मतलब अंजीर का जो पेड़ है, वो सैक्रेड कंसिडर किया जाता है इंडिया में। ईस्ट इंडिया एंड अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका एंड आर कॉमन इन एग्रीकल्चरल एंड अर्बन लैंडस्केप। ठीक है, ईस्ट एशिया में एंड अफ्रीका में ये बहुत कॉमन है एग्रीकल्चर एंड अर्बन लैंडस्केप में, वे अदर लार्ज ट्रीज आर एब्सेंट। जहाँ पे अदर लार्ज ट्री तो एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पे अंजीर का पौधा हमको देखने को मिलता है। इन नेचुरल फॉरेस्ट फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ व्हेन अदर रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड सपोर्ट अ हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूगीवोर्स। ओके, जब नेचुरल फॉरेस्ट है, इन दी नेचुरल फॉरेस्ट, वहाँ पे क्या होता है, जो फिग ट्रीज होता है वो प्रोवाइड करते हैं फूड, किसको, वाइल्ड लाइफ को एंड अदर रिसोर्सेज को। फिग ट्रीज प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड अदर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। आर स्कैर्स एंड सपोर्ट अ हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग एनिमल्स है।
उनको सपोर्ट करते हैं. इफ फ्रूगीवोरस birds and bats continue to visit fig trees located in the sites with high human disturbance. अगर जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स है, जो फ्रूट ईटिंग है बर्ड्स, उनको फ्रूगीवोरस बर्ड्स बोलता है, एंड जो बैट्स है वो कंटिन्यू विजिट करते रहेंगे फिग ट्रीज को जो कि लोकेटेड इन द साइट्स विद हाई ह्यूमन डिस्टर्बेंस. अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमन डिस्टर्बेंस है उस एरिया पे फिग ट्रीज है तो सैक्रेड फिग ट्रीज में प्रमोट फ्रूगीवोरस अबंडेंस. तो हो सकता है कि फिग ट्रीज होने के कारण जो फ्रूट ईटिंग जो एनिमल्स है उनका भी अबंडेंस हो जाए उस एरिया में. अंडर फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट plenty of seedlings of other tree species would grow around fig trees. फेवरेबल अगर माइक्रो क्लाइमेट हुआ तो प्लेंटी ऑफ सीडलिंग्स है अदर ट्रीज स्पीसीज के, वो भी ग्रो हो सकते हैं अराउंड फिग ट्रीज. मतलब नेचुरल फॉरेस्ट के में ही फिग ट्रीज है वो ये सब प्रोवाइड करते हैं, ये सब बता रहा है. और डाइवर्सिटी, ठीक है. और अगर वो ह्यूमन डिस्टर्ब्ड एरिया में है तो वहाँ पर वो अट्रैक्ट करेगा अबंडेंस ऑफ फूड ईटिंग एनिमल्स को. ठीक है, सीधा आते हैं क्वेश्चन पे. ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबव द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड. अजम्पशंस कौन से वैलिड है ये बताना है. फिग ट्रीज कैन ऑफन बी अ की स्टोन स्पीसीज इन नेचुरल फॉरेस्ट. फिग ट्रीज है वो की स्टोन स्पीसीज हो सकते हैं नेचुरल फॉरेस्ट में. फिग ट्रीज की स्टोन स्पीसीज. अब हमको जीएस के नॉलेज से क्या पता है कि की स्टोन स्पीसीज हम किसको बोलते हैं. कोई ऐसी स्पीसीज जिसका डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट हो नेचुरल इन्वायरमेंट में रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस. तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्पीसीज अबंडेंस में हो, बल्कि अगर वो मतलब कम अमाउंट में भी हो, स्कैर्स भी हो, तो भी उसका डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट होता है उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में. तो यहाँ पर फिग ट्रीज का देखने को मिल भी रहा है कि फिग ट्रीज है वो कैसे फ्रूट ईटिंग जो एनिमल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं और भी कुछ कुछ दिखा रहा है. तो दैट इज़ करेक्ट असम्पशन रिगार्डिंग फिग ट्रीज. ओके, देन फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैन नॉट ग्रो. जो फिग ट्रीज है वो वहाँ पर भी ग्रो हो जाता है जहाँ पे अदर वुडी स्पीसीज ग्रो नहीं हो पाते. तो यहाँ पर हमको पैसेज में बोला भी है कि जो फिग ट्री है वो ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका एंड आर कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड अर्बन लैंडस्केप. जहाँ पे अदर लार्ज ट्री है वो एब्सेंट है वहाँ पर ये ग्रो हो जाता है. तो सेकंड तो करेक्ट होना पड़ेगा. थर्ड बोल रहा है कि सैक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. हाँ, ये तो हो ही सकता है ना, सैक्रेड ट्रीज से तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर ही सकते हैं. तो थर्ड विल ऑल्सो भी करेक्ट. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट नहीं है, मतलब इनमें से कुछ हमने गड़बड़ किया. अभी देखेंगे पहले. फिग ट्रीज हैव अ रोल इन सीड डिस्पर्जल ऑफ अदर ट्री स्पीसीज. फिग ट्रीज है उनका रोल है सीड डिस्पर्जल ऑफ अदर ट्री स्पीसीज. ओके, तो ये तो अज्यूम कर ही सकते हैं कि सीड डिस्पर्जल, क्योंकि लॉजिकली ये गलत नहीं हो सकता ना. अगर हम देखें कि कोई भी ट्री है उसका सीड डिस्पर्स करने में कोई ना कोई रोल होता ही है, तो इसको स्टेटमेंट गलत हो ही नहीं सकता लॉजिक से. तो फोर्थ तो करेक्ट होगा ही. अब हमने कहाँ गलती किया ये देखते हैं. फिग ट्रीज कैन ऑफन बी की स्टोन स्पीसीज इन नेचुरल फॉरेस्ट में. जो फिग ट्रीज है वो की स्टोन स्पीसीज है नेचुरल फॉरेस्ट में. तो ये तो सही होगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन बताया है उसके हिसाब से फिग ट्री की स्टोन स्पीसीज ही है. देन फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी. एक सेकेंड, वुडी के बारे में तो हमको नहीं दिया था इन्फॉर्मेशन पैसेज में. वेयर लार्ज ट्रीज आर एब्सेंट, वेयर दी लार्ज ट्रीज आना था. अब यहाँ पर से ट्री एंड वुड में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वुडी ट्री एंड, क्योंकि ट्रीज में बहुत सारे टाइप के ट्री होते हैं ना, वुडी ही थोड़ी. तो सेकंड नहीं हो सकता आंसर, इतना छोटे से ही गलत कर दिया है. ज़्यादातर ना जब भी ये ना पैसेज से एकदम वर्ड टू वर्ड वर्बैटिम उठाता है ना वो ऑप्शन, मैक्सिमम चांसेस है कि वो कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ किया रहता है. तो बी अवेयर अगर एकदम सिमिलर सा स्टेटमेंट पैसेज से ही मिल गया है तो ठीक है. और खासकर अजम्पशन में देखो, अब यहाँ पे कहीं पर भी पैसेज में की स्टोन स्पीसीज नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सही है क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन ये दिया है उसके हिसाब से हम ये चीज़ अज्यूम कर पा रहे हैं. देन यहाँ पर डिस्पर्जल और सीड, तो 1, 3, 4 का ऑप्शन है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, तो सेकंड विल नॉट बी करेक्ट.
और यहाँ पे सेक्रेड ट्रीज है, उनका रोल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हो सकता है। ये भी हमको डायरेक्टली पैसेज में लिखा नहीं था, लेकिन वो पूरा बता रहा था कि कैसे ये सेक्रेड ट्रीज है उनका उनके थ्रू कैसे हो रहा था लैंडस्केप चेंज वगैरह। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पैसेज में आते हैं। एट द हार्ट ऑफ द एग्रो इकोलॉजी इज द आइडिया that agro ecosystem should mimic the biodiversity level and functioning of natural ecosystems. At the heart of agroecology, जो agroecology है उसके हार्ट में ये आइडिया है दैट एग्रो इकोसिस्टम है उसको मिमिक करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी लेवल को एंड फंक्शन करे ऑफ एंड फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो एग्रो इकोलॉजी है इसके पीछे मेन आइडिया क्या है कि एग्रो इकोसिस्टम की तरह मिमिक करे, एग्रो इकोसिस्टम है उसको वो मिमिक करना चाहिए जो बायोडाइवर्सिटी का लेवल है एंड कैसे नेचुरल इकोसिस्टम फंक्शन करता है। सच एग्रीकल्चरल मिमिक्स लाइक देयर नेचुरल मॉडल्स कैन बी प्रोडक्टिव, और ये इस तरीके के जो एग्रीकल्चर मिमिक्स होंगे वो लाइक देयर नेचुरल मॉडल की तरह ये प्रोडक्टिव भी होंगे एंड पेस्ट रेजिस्टेंट, न्यूट्रिएंट कंजर्विंग एंड रेजिलिएंट टू शॉक्स एंड स्ट्रेस। तो इस तरह का जो एग्रीकल्चर मिमिक होगा लाइक देयर नेचुरल मॉडल की तरह ये प्रोडक्टिव भी होंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे, न्यूट्रिएंट को कंजर्व करेंगे एंड रेजिलिएंट होंगे टू द शॉक्स एंड स्ट्रेसेस। इन इकोसिस्टम देयर इज नो वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इंडिफाइनेटली। इकोसिस्टम में ऐसा कोई भी वेस्ट नहीं है, वेस्ट न्यूट्रिएंट नहीं है जो रिसाइकल हो इंडिफाइनेटली। देयर इज नो वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इंडिफाइनेटली। एग्रो इकोलॉजी एम्स एट क्लोजिंग न्यूट्रिएंट लूप्स, और एग्रो इकोलॉजी का एम क्या है, ये न्यूट्रिएंट लूप है उसी को क्लोज करना, दैट इज क्या, रिटर्निंग ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट कम आउट ऑफ द सॉइल बैक टू द सॉइल। तो एग्रो इकोलॉजी इसी पे एम कर रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स आपने सॉइल से लिए उसको वापस सॉइल में डालो, सच एज थ्रू एप्लीकेशन ऑफ द फार्म यार्ड मैन्योर, जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर हो गया। इट ऑल्सो हार्नेसेस नेचुरल प्रोसेसेस टू कंट्रोल पेस्ट एंड बिल्ड सॉइल फर्टिलिटी, और ये और चीज़ें क्या हार्नेस करने में हेल्प करता है, नेचुरल प्रोसेसेस टू कंट्रोल पेस्ट, नेचुरल प्रोसेस टू कंट्रोल पेस्ट बिल्ड सॉइल फर्टिलिटी, दैट इज थ्रू इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग के थ्रू ये हार्नेस किया जा सकता है जो नेचुरल प्रोसेस है पेस्ट को कंट्रोल करने का और बिल्ड करना सॉइल फर्टिलिटी। देन एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस इंक्लूड इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद लाइव स्टॉक एंड क्रॉप्स। एग्रो इकोलॉजी में और कौन सी प्रैक्टिस इन्वॉल्व है जहाँ पर हम ट्री को लाइव स्टॉक एंड क्रॉप से इंक्लूड करता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग बोल रहा है विच वन ऑफ द अबव फार्मिंग प्रैक्टिस कैन बी कंपैटिबल विद द एग्रो इकोलॉजी, से कौन सा कंपैटिबल हो सकता है पैसेज के अकॉर्डिंग, ओके। तो कवर क्रॉप अगर हम लोग डालें तो हाँ ये बात तो ठीक है, हम पैसेज में हमको बोला भी ना, अब वैसे भी हमको जीएस के नॉलेज से ये सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं पैसेज के नॉलेज से सॉल्व करना बताती हूँ, फिर जीएस के नॉलेज से करेंगे, ठीक है। तो कवर क्रॉप, अब क्योंकि हमको बोला ना कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब सॉइल से लिया उसको वापस सॉइल में डाल देना, तो कवर क्रॉप में क्या होगा, जो भी प्लांट्स के जो सेट्स वगैरह होंगे, टग वगैरह होगा और लीव्स वगैरह होंगे उससे कवर कर देना, तो कवर क्रॉप तो होना चाहिए आंसर में। और फर्टिगेशन, फर्टिलाइज़र प्लस एरीगेशन वाला है, ओके देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तो अलग ही टेक्नोलॉजी है। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग ही तो है ना ये, इंटीग्रेट करना ट्री को लाइव स्टॉक एंड क्रॉप्स, तो फोर्थ भी कंपैटिबल होगा। पॉलीकल्चर, बहुत सारे क्रॉप्स को साथ में उगाना, इंटरक्रॉपिंग भी दिया है, तो पॉलीकल्चर में भी आंसर 1, 4 एंड 5 वाला कौन सा ऑप्शन, 1, 4 एंड 5, और तो कहीं है ही नहीं, 1, 4 एंड 5 ही बस होगा, ओके। तो दैट विल बी द आंसर, ठीक है पैसेज का। अब हम जीएस के नॉलेज से करते हैं, ठीक है। अब ये पैसेज बिना पैसेज पढ़े भी ये सॉल्व हो जाता है क्योंकि इसका पैसेज से उतना खास कुछ है नहीं। एग्रो इकोलॉजी में क्या करते हैं, एग्रो इकोलॉजी में जो लास्ट लाइन भी अगर बस पढ़ लिया ना, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस इंक्लूड करता है क्या, इंटीग्रेट करना ट्री को लाइव स्टॉक एंड क्रॉप से, तो इससे ये समझ आ जाएगा कि मिक्स्ड फार्मिंग हो रही होगी। मिक्स्ड फार्मिंग में भी यही होता है कि ट्रीज है उनको क्या करना, लाइव स्टॉक एंड क्रॉप्स के साथ मिक्स करके, तो फोर्थ तो आना ही चाहिए आंसर में, तो ये वाला हट गया। फिर कवर क्रॉप्स है, ये इससे कुछ नुकसान तो होता है नहीं कवर क्रॉप से, तो एग्रो इकोलॉजी में ये सस्टेनेबल भी है और ये न्यूट्रिएंट साइकिल को भी वापस इम्प्रूव करेगा, तो फर्स्ट में भी आंसर होगा। और पॉलीकल्चर भी, अब देखो फर्टिलाइज़र प्लस एरीगेशन में क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र
को पहले एरिगेशन वाले के साथ पहले मिक्स करो, उसके बाद फिर वो पाइप वगैरह, तो एक्स्ट्रा इसमें कॉस्ट वगैरह भी इन्वॉल्व है। और इसमें हमको सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है, और ऊपर से जो एग्रो इकोलॉजी है वो मिमिक करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी लेवल और नेचुरल इकोसिस्टम को। तो ये नेचुरल इकोसिस्टम में तो फर्टिलाइजर प्लस एरिगेशन ऐसा तो नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक्स में भी जहाँ पर पानी के ऊपर उगाते हैं फुमड़ी, जैसे मणिपुर वाला बील वाला हमने देखा था, वैसा होता है। तो ये भी नेचुरल को मिमिक नहीं कर रहा है। वर्टिकल फार्मिंग नेचुरली ऐसी नहीं होती है, इसको करना आर्टिफिशियल टाइप की होती है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो 1, 4 एंड 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट पैसेज है, computers increasingly deal not just with abstract data like credit and details and databases, but also with the real world of physical objects and vulnerable human bodies। अब कंप्यूटर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंगली सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट डेटा, क्रेडिट, ये सबसे बस डील नहीं कर रहा है, बल्कि फिजिकल मतलब विद द रियल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट से डील कर रहा है, वल्नरेबल ह्यूमन बॉडीज से डील कर रहा है कंप्यूटर। अब मॉडर्न कार इज़ अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स। अब जो मॉडर्न कार है वो कुछ नहीं, कंप्यूटर है जिसमें व्हील लग गया है। एंड एरोप्लेन इज़ अ कंप्यूटर ऑन विंग्स। द अराइवल ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने से विल सी द कंप्यूटर्स बेक्ड इनटू एवरीथिंग फ्रॉम रोड साइंस एंड एमआरआई स्कैनर्स टू प्रोस्थेटिक्स एंड इंसुलिन पंप्स। तो कंप्यूटर वो हर जगह हमको दिखेगा। देयर इज़ लिटिल एविडेंस दैट दीज गैजेट्स will be any more trustworthy than their desktop counterparts। तो अब बहुत कम ही ऐसा एविडेंस है कि ये जो गैजेट्स हैं वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे दैन देयर डेस्कटॉप काउंटरपार्ट्स। अपने डेस्कटॉप काउंटरपार्ट से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, इसका बहुत लिटिल एविडेंस है। हैकर्स हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, हैकर्स ने ये चीज़ ऑलरेडी प्रूव कर दी है दैट दे कैन टेक रिमोट कंट्रोल ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड कार्स एंड पेस मेकर का कंट्रोल वो ले सकते हैं, ये हैकर्स ने दिखा दिया। तो बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, मोस्ट क्रिटिकल इंटरेस्ट निकालना है पैसेज से। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। कंप्यूटर्स आर कम्प्लीटली सेफ नहीं है, तो ठीक लग रहा है सुनने में, तो ऐसे ही कुछ कंप्यूटर के बारे में भी बता रहा है। बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, एकदम होलिस्टिकली पैसेज का नहीं कवर कर रहे हैं। देखते हैं आगे। कंपनीज प्रोड्यूसिंग दी सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली। कंपनीज प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो साइबर सिक्योरिटी सीरियसली नहीं ले रहे, बट पैसेज इज अबाउट कंप्यूटर नॉट द सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता क्रक्स। स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉ इज नीडेड। डेटा सिक्योरिटी से क्या होगा भाई, इधर तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूरा कंप्यूटर कैसे चेंज हो रहा है वो बता रहा है, ये भी नहीं हो सकता। द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विल अफेक्ट आवर लाइफ इन फ्यूचर। जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का, वो हमारी लाइफ को फ्यूचर में अफेक्ट करेगा। बट पैसेज में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कहाँ बात हुई है, पैसेज इज अबाउट कंप्यूटर्स। तो ये तो गया, यही ही ऑप्शन बचा फिर सबसे करेक्ट। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर कि कंप्यूटर्स है वो कम्प्लीटली सेफ नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट पैसेज बोल रहा है, अ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट रिडल्ड विथ पावर्टी। एक सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट है जो कि रिडल्ड है पावर्टी से, इनइक्वालिटीज, अनहाइजेनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशंस जनरेट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज। सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट है, अगर वो रिडल्ट है पावर्टी से, इनइक्वालिटी से, अनहाइजेनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशन से, ये जनरेट करता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस होने के चांसेस है इसके कारण। हाइजीन हैज़ डिफरेंट लेवल्स। हाइजीन का अलग अलग लेवल होता है, एक होता है पर्सनल, डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी हाइजीन। ओके, तो हाइजीन है 3 लेवल पे मेंटेन किया जा सकता है, पर्सनल, डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी हाइजीन। देयर इज़ नो डाउट दैट द पर्सनल क्लीनलीनेस ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हो तो जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है वो कम हो जाएगा उनका रेट। बट द एंट्री ऑफ द मार्केट इनटू दिस डोमेन हैज़ क्रिएटेड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन जब एंट्री होती है मार्केट की इस डोमेन में, तब फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। किसमें, ये पर्सनल हाइजीन की बात कर रहा है। दैट गेट्स कंडीशन एंड री इन्फोर्स्ड बाई द ऑनस्लॉट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। और ये चीज़ बार बार री इन्फोर्स कर दी जाती है ह्यूमन बींग्स में, ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी का, पर्सनल हाइजीन का। Experience in Western Europe shows that along with personal hygiene,
General improvement in the environmental condition and components like clean water, sanitation and food security have brought down infant child death infection rates considerably. तो जो वेस्टर्न यूरोप है उनका एक्सपीरियंस से हमको क्या पता चला कि पर्सनल हाइजीन के साथ साथ अलॉन्ग विथ पर्सनल हाइजीन अगर जनरल इम्प्रूवमेंट भी अगर हम करें अपने एनवायरमेंटल कंडीशन का, जैसे कंपोनेंट्स लाइक द क्लीन वाटर, सैनिटेशन, फूड सिक्योरिटी, इन सब में भी अगर जनरल हाइजीन मेंटेन करें तो जो इन्फेंट है, चाइल्ड डेथ, इन्फेक्शन, ये सब कंसिडरेबली रिड्यूस होता है. The obsession with hand hygiene also brings in the persisting influence of the market on the personal health. और जो ऑब्सेशन है हैंड हाइजीन का कि हाथ साफ होना चाहिए, also brings in the persisting influence of the market on the personal health, overriding the marginalizing the negative impact on ecology and the emergence of the resistant germs. तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जो ऑब्सेशन है हैंड हाइजीन का, इसलिए ऑल्सो ब्रिंग्स इन दी परसिस्टिंग इन्फ्लुएंस आ रहा है मार्केट में ऑन पर्सनल हेल्थ के ऊपर, और जो कि ओवरराइड और मार्जिनलाइज कर दे रहा है जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है इकोलॉजी पे, मतलब क्या रेजिस्टेंट जर्म्स भी आ जा रहे हैं. ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ द अबव, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबव, द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड. अब अजम्पशन कौन से वैलिड है बताना है. ठीक है, अजम्पशन में मैंने क्या बताया था, पैसेज से थोड़ा बियॉन्ड, लेकिन पैसेज के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. ठीक, पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद द पर्सनल हाइजीन टेंड टू इग्नोर द कम्युनिटी हाइजीन. ऐसा पैसेज में कहाँ बोला यार कि पर्सनल हाइजीन जो मेंटेन करता है वो कम्युनिटी हाइजीन को इग्नोर कर देते. ऐसा तो नहीं बोला कहीं पर भी पैसेज पे, और लॉजिकली भी ऐसा हो नहीं सकता कि जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहा है वो कम्युनिटी हाइजीन को इग्नोर कर रहा होगा. नहीं, तो लॉजिकली भी सही नहीं लग रहा. फर्स्ट हटाओ. सेकेंड, emergence of multi-drug resistant germs can be prevented by personal cleanliness. मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट है जर्म्स, उसको आप पर्सनल क्लीनलीनेस से प्रिवेंट कर सकते हो ना भाई. मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट है ना, सही नहीं हो सकता. और वैसे भी जो बचा ऑप्शन है उसमें तो 2 है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गया. 4 तो दोनों में ही है, तो सही ही होगा. पहले थर्ड पढ़े थे. एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन, जैसे वो पैसेज का वर्ड यूज़ करें ना, बी अवेयर, कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का क्या होगा. एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस. एंट्री है मार्केट की इन द डोमेन ऑफ हाइजीन, वो इंक्रीज कर दे रही है रिस्क इन्फेक्शियस डिसीजेस की. अब पढ़ते हैं हम कहाँ पर एंट्री ऑफ मार्केट दिया था. एंट्री ऑफ द मार्केट into this domain has created false sense of security. false sense of security ले क्या है बोला है, that gets condition. false sense of security यहाँ पे तो अलग ही बोल रहा है कि increase कर रहा है risk. नहीं भाई, false sense of security, तो थर्ड भी गया. 4 and 5 will be the correct answer. अब पढ़ लेते हैं. scientific and micro level intervention. scientific and micro level intervention are not sufficient to bring डाउन दी बर्डन इन्फेक्शियस डिसीज. हाँ, ये बात तो ठीक है कि सिर्फ साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशन हो तो वो सफिशिएंट नहीं है इन्फेक्शियस डिसीज़ को कम करने के लिए. ठीक है, हमको पूरा तीनों लेवल पे, पर्सनल, कम्युनिटी एंड डोमेस्टिक लेवल पे करना होगा इंटरवीन. देन फिफ्थ क्या बोला, इट इज़ कम्युनिटी हाइजीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक हेल्थ मेजर्स दैट इज़ रियली इफेक्टिव. जो कम्युनिटी हाइजीन है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए थ्रू पब्लिक हेल्थ मेजर्स दैट इज़ रियली इफेक्टिव इन द बैटल अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीज. तो उसमें हमको एक्सपीरियंस में बताया भी था ना कि वेस्टर्न यूरोप है, उन्होंने कैसे पर्सनल हाइजीन के साथ ये किया जनरल इम्प्रूवमेंट इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन. तो वही तो बोल रहा है कि कम्युनिटी हाइजीन है उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए थ्रू पब्लिक हेल्थ मेजर. तो 4 and 5 विल बी द करेक्ट आंसर. तो ध्यान देना, जब भी पैसेज से वर्बैटिम उठाए ना तो उसका पूरा मीनिंग चेंज करके वो सेंटेंस बनाता है. ठीक है, तो जनरली करेक्ट नहीं होते हैं. ठीक है, तो 4 and 5 विल बी करेक्ट आंसर. ओके, फिर नेक्स्ट पैसेज. ओके, हमारा नेक्स्ट पैसेज क्या बोल रहा है, इंडिया. So next passage is saying that India faces a challenging immediate future in energy and climate. India है वो फेस कर रहा है challenging immediate future in energy and climate policy making. तो किस में चैलेंज फेस कर रहा है immediate future में, एनर्जी में एंड climate policy making में. ठीक है, the problems are multiple. sputtering fossil fuel production capabilities, fossil fuel की production capability में गिरावट,
लिमिटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में भी लिमिटेड एक्सेस है। मॉडर्न कुकिंग फ्यूल फॉर द पुअरेस्ट, मॉडर्न कुकिंग फ्यूल की कमी है पुअरेस्ट तक का। राइजिंग फ्यूल इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है राइजिंग फ्यूल इन एन अनस्टेबल ग्लोबल एनर्जी कॉन्टेक्स्ट में। कंटिन्यूड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग एंड गवर्नेंस चैलेंजेस लीडिंग टू इट्स कॉस्टली डेफिसिट और सरप्लस सप्लाई। तो क्या हो रहा है कि कंटिन्यूड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग बहुत बढ़ रही है, गवर्नेंस चैलेंजेस है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लीडिंग टू द कॉस्टली डेफिसिट हो रहे हैं या फिर सरप्लस सप्लाई हो रहा है। एंड नॉट लीस्ट ग्रोइंग इन्वायरमेंटल contestation around the land, water and air, and not least growing environmental contestation. Okay, but all is not bleak, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बुरा चल रहा है। ग्रोइंग एनर्जी इफिशियंसी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी डिस्कशन इन रोड्स टू इन्हांसिंग एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी। तो सब कुछ बुरा चल ऐसा भी नहीं है। एनर्जी इफिशियंसी प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं अर्बनाइजेशन को, फिर इंटीग्रेटेड अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी डिस्कशन कर रहे हैं, फिर इन रोड्स टू इन्हांसिंग एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी को रोड में लाने की ट्राई कर रहे हैं, एंड बोल्ड रेन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव कर रहे हैं। इवन इफ़ नॉट फुल्ली कॉन्सेप्चुलाइज्ड, इवन अभी ये चीज़ें पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज नहीं हुई है, बट ये चीज़ें सजेस्ट करते हैं, प्रॉमिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को तो सजेस्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं कि क्या बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है या क्रिटिकल मैसेज पैसेज में कन्वे किया गया। पहला, इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। इंडिया की एनर्जी डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड भी है। हाँ, ये बोल भी रहा था कि इमीडिएट फ्यूचर है, इतना सारा इशू दे दिया था तो कॉम्प्लेक्स तो लग ही रहा था और इंटरकनेक्टेड भी लग रहा था, तो कुड बी दी करेक्ट आंसर। बट देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज़ हेविली ट्यून्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में तो पैसेज में ही बात नहीं की गई है, नहीं हो सकता। ऊपर से एकदम वर्ड यूज़ कर दिया कि बहुत ज़्यादा हैविली ट्यून्ड है एसडीजी की तरफ, सिर्फ ट्यून्ड है बोलते तो बात अलग होती। देन सी क्या बोल रहा है, इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन आर नॉट कंपैटिबल। इंडिया की एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन है कंपैटिबल नहीं है विद इट्स ब्रॉडर सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल से। ऐसा कहाँ बोल दिया भाई पैसेज में कि क्लाइमेट में जो हम एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन में जो एक्शंस ले रहे हैं वो सोसाइटी के सोशो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल गोल से कंपैटिबल नहीं है, ये इशू तो पैसेज का है ही नहीं। इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर कर देता है डिमांड साइड। ऐसा भी नहीं बोला कि सामान सप्लाई ओरिएंटेड है, इग्नोर कर रहे डिमांड साइड। ये सिर्फ वर्ड बस ले लिया पैसेज से, सप्लाई और डिमांड, और बस उससे फिर जो उसने स्टेटमेंट बनाया है ना, पूरा तबाही बनाया है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। देयर आर रिपोर्ट्स दैट सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स सोल्ड इन द मार्केट आर फेड टू पोल्ट्री। कि कुछ जो एंटीबायोटिक्स है वो मार्केट में है जो सोल्ड किए जाते हैं वो पोल्ट्री को फीड किए जाते हैं, एंड अदर लाइव स्टॉक एज ग्रोथ प्रोमोटर्स। लाइव स्टॉक अदर और पोल्ट्री को कुछ एंटीबायोटिक्स मार्केट में जो सोल्ड किया जाता है वो खिलाया जाता है। क्यों? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ये एंटीबायोटिक्स। ओवर यूजिंग दिस सब्सटेंसेस कैन क्रिएट सब सुपर बग्स। अब किसी चीज़ का ओवर यूज़ करोगे तो कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही ना। तो ओवर यूज़ अगर कर रहे हो आप एंटीबायोटिक्स जैसे सब्सटेंसेस का, तो दैट कैन क्रिएट सुपर बग्स, पैथोजेंस दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स के लिए वो रेजिस्टेंट है, एंड कुड बी पास्ड अलॉन्ग ह्यूमन्स में भी पास हो सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंट पैथोजन एंड सुपर बग डेवलप हो गया है रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स। माइंडफुल ऑफ दैट सम फार्मिंग कंपनीज हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस ड्रग टू मेक चिकन्स गेन वेट फास्टर। तो इसको माइंड में रखते हुए कुछ फार्मिंग कंपनीज है उन्होंने स्टॉप कर दिया यूज़ करना ड्रग्स को चिकन्स के ऊपर, जिससे वो गेन कर रहे थे वेट फास्टर। सिंस डेनमार्क बैंड एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स इन 1990s में डेनमार्क ने बैन कर दिया एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स को। द मेजर पोर्क एक्सपोर्टर सेज इट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर पिग्स एंड द एनिमल्स गेट फीवर डिसीजेस। और उन्होंने बताया कि ये जो डेनमार्क है जो कि मेजर पोर्क एक्सपोर्ट करता है, उन्होंने बताया कि प्रोड्यूस करना मोर पिग्स एंड एनिमल है जिनको फीवर डिसीजेस हो, ये हो रहा है उनके यहाँ। ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है क्रिटिकल मैसेज पैसेज। तो फर्स्ट बोला पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द एनिमल फार्मिंग।
ऐसा तो क्रक्स नहीं है पैसेज का कि तुम खाना ही छोड़ दो, इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं, पीपल को छोड़ ही देना चाहिए बोल रहा है। अवॉइड कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग, गलत। देन अब एनिमल फार्मिंग के प्रोडक्ट में बहुत कुछ आ जाता है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीट बस है, मिल्क वगैरह सब ही आ जाएगा। तो फर्स्ट कैन नॉट बी करेक्ट, लॉजिकली सोचना थोड़ा, ठीक है। कैसे ये आंसर हो सकता है यार कि पीपल को किसी भी पैसेज का ऐसा कंक्लूजन कैसे हो सकता है कि पीपल है उसको अवॉइड करना चाहिए कंज्यूम करना प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग, ऐसा नहीं हो सकता ना, सबके डाइटरी पैटर्न अलग होता है। फर्स्ट कैन नॉट बी करेक्ट। सेकेंड क्या होगा, फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद द फूड एंड प्लांट ओरिजिन, ऐसा भी नहीं है कि, और ना ही पैसेज ऐसा सॉल्यूशन दिया कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है भाई कि जो एनिमल फूड है उसको हम कंज्यूम कर पाए, इससे बेटर हो कि स्विच कर लो फूड एंड प्लांट, ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, पैसेज नहीं दिया ये सॉल्यूशन, तो सेकंड नॉट करेक्ट। फिर थर्ड, यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, बैंड ही कर दो। बोला कि कुछ एंटीबायोटिक्स है ना इसके कारण हो रहा है, सारे एंटीबायोटिक्स को बैन कर दोगे क्या एनिमल के ऊपर, तो क्या फिर डिसीज़ होगी तो कैसे ट्रीट करोगे। तो कोई भी चीज़ अगर बता रही है नेगेटिव लाइट में पैसेज में, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा ही चीज़ नेगेटिव हो गया एंटीबायोटिक्स में, सिर्फ एक ही टाइप के एंटीबायोटिक्स थोड़ी होते हैं, अदर डिसीजेस को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो सी हो ही नहीं सकता आंसर। डी क्या बोल रहा है, एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिसीज, ये बात सही है कि एंटीबायोटिक्स को तुम ओवर यूज इज़ द मेन इशू ना, पैसेज में भी यही बोला ना कि ओवर यूज़ करने के कारण सब्सटेंस को ये इशू हो रहा है, यूज़ ही मत करो, ऐसा कहाँ होगा, है ना। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next passage, policymakers and media have placed the blame of the skyrocketing food prices on a variety of factors including high fuel prices, bad weather in key food producing countries. जो पॉलिसी मेकर्स हैं एंड मीडिया ने जो ब्लेम है फूड प्राइसेस राइज होने का किसके ऊपर डाला, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डाला। एक तो फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है इसलिए फूड का प्राइस बढ़ रहा है बोला, फिर बैड वेदर है फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में इसलिए फूड का प्राइस बढ़ रहा है, एंड डाइवर्जन ऑफ द लैंड टू द नॉन फूड प्रोडक्शन के लिए जब लैंड को आप डाइवर्ट कर देते हो तो लैंड कम हो जाएगा, तो फूड कम प्रोड्यूस होगा तो फूड प्राइस तो बढ़ेगा ही। इंक्रीज्ड एम्फेसिस हाउएवर हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन a surge in demand for food from the most populous emerging economies. However, ये चीज़ हमको देखने को मिली कि सर्ज हुआ है डिमांड में, डिमांड बढ़ी है फूड की, कहाँ से, जहाँ पर मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है इमर्जिंग इकोनॉमी से, तो वो क्या डिमांड ज़्यादा करेंगे फूड। इट सीम्स हाईली प्रोबेबल दैट मास कंजम्पशन इन दीज कंट्रीज कुड बी वेल पॉइज्ड टू क्रिएट अ फूड क्राइसिस। अब ये बहुत हाईली प्रोबेबल है कि इन कंट्रीज़ में क्या हो सके, इट सीम्स हाईली प्रोबेबल दैट मास कंजम्पशन है यहाँ पर इन कंट्रीज़ में कुड बी वेल पॉइज्ड टू क्रिएट फूड क्राइसिस होने के चांसेस है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज अजम्पशंस क्या कर सकते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीज़न फॉर हाई फूड प्राइसेस, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वन ऑफ द रीज़न फॉर हाई फूड प्राइसेस। तो फूड हाई फूड प्राइसेस का क्या क्या हमको दिया था पैसेज में कि हाई फूड प्राइसेस क्यों है, हाई फ्यूल प्राइसेस के कारण है, हाई फ्यूल के प्राइसेस के कारण है ना फूड के प्राइसेस, ना कि कंट्रीज़ जो ऑयल प्रोड्यूस करी है। तो फ्यूल का प्राइस बढ़ना और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उनके कारण फूड का प्राइस बढ़ना इज़ टू डिफरेंट थिंग ना। तो पैसेज के अकॉर्डिंग तो ये बोल रहा है कि जो फूड का प्राइसेस है वो फ्यूल के प्राइसेस के कारण बढ़ रहा है। अब ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है पैसेज में कि जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है कंट्रीज उनके कारण ये हो रहा है, तो फर्स्ट को हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो फ्यूल का प्राइसेस है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के कारण नहीं बढ़ रहा हो, बल्कि मार्केट में डिमांड सप्लाई ऐसा चल रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑयल प्रोड्यूस कर रही कंट्रीज़ उनके कारण ही हाई फूड प्राइसेस, और पैसेज में भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बारे में बात ही नहीं की गई, तो हम ये अज्यूम कैसे कर लें। सेकेंड, इफ़ देयर इज़ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में ही होगा। मतलब फूड क्राइसिस अगर हुआ वर्ल्ड में कभी तो वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में होगा। ऐसा तो पैसेज में बोला ज़रूर है, लेकिन उसने पहले ही बोला है कि मोस्ट पॉपुलस, ज़रूरी थोड़ी ना है कि इमर्जिंग कंट्रीज़ है वो मोस्ट पॉपुलस ही हो। इमर्जिंग कंट्रीज़ में वो कंट्रीज़ भी आती है जो जिनकी पॉपुलेशन कम है, फिर भी वो इमर्जिंग कंट्रीज़ है।
बट पैसेज में क्या यूज़, हमको पैसेज में एग्जैक्टली क्या बोला था, जब भी वो पैसेज से कीवर्ड उठाए ना तो सीधा यहीं पे वापस जाना और देखना कि क्या उसका लिटरल मीनिंग था। यहाँ पर हमको बोला था कि इंक्रीज एम्फेसिस ऑन हावर हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन अ सर्ज इन द डिमांड फॉर फूड फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमीज। इट सीम्स हाईली प्रोबेबल दैट मास कंजम्पशन क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इन दीज कंट्रीज कुड बी वेल पॉइज्ड टू क्रिएट फूड क्राइसिस हो सकती है, क्योंकि मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमीज है। तो मोस्ट पॉपुलस भी दिया होता तो शायद ही करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी ये नहीं है करेक्ट। तो कौन सा वैलिड असम्पशन है, नीदर वन नीदर टू, नॉट टू। नेक्स्ट पैसेज है द सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमीज इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमीज का क्या है, मॉडर्न development economics is the importance of income growth by which is meant growth in the GDP। importance क्या है, income growth होनी चाहिए जिसका by which is meant growth in the GDP में GDP grow होनी चाहिए। in theory rising GDP creates employment and investment opportunity। इन थ्योरी में तो अगर GDP बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी। एज इनकम ग्रो इन अ कंट्री वेयर द लेवल ऑफ GDP वॉज वंस लो। तो इनकम जैसे जैसे इनकम ग्रो होती है किसी भी कंट्री में जहाँ पर GDP का लेवल है वो कभी लो हुआ करता था, हाउस होल्ड कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट आर इंक्रीजिंगली एबल टू सेट असाइड सम फंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स दैट मेक फॉर द गुड लाइफ। तो कुछ फंड्स है उसको असाइड किया जा सकता है जिससे जो चीज़ें गुड लाइफ बनाती है, ठीक है, लाइफ को गुड बनाती है। टुडे GDP हैज़ अज्यूम्ड सच अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट लेक्सिकॉन दैट इफ समवन मेंशंस इकोनॉमिक ग्रोथ वी नो दे मीन द ग्रोथ इन द GDP। तो अभी ये हमारे जो नॉर्मल लेक्सिकॉन है, अगर कोई भी यहाँ पर वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बोलता है तो हम ये चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि वो ग्रोथ इन GDP की बात कर रहा है। ओके, आते हैं पैसेज पे, क्या अजम्पशन किया जा सकता है। पहला ये बोल रहा है राइजिंग GDP, करेक्ट क्यों कर दिया मैंने, राइजिंग GDP इज़ इसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी डेवलप्ड कंट्री। अब ये तो चीज़ लॉजिकली ही करेक्ट नहीं है कि GDP राइज करना इसेंशियल है किसी भी कंट्री के डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। डेवलप्ड कंट्री तभी बन पाओगे क्या तुम जब GDP राइज करेगी, नहीं, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे डेवलप्ड कंट्री का कंसिडरेशन होता है, तो सिर्फ GDP राइज करने से नहीं होगा ये, तो फर्स्ट करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड, राइजिंग GDP गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड। ये तो क्या ही इलॉजिकल सी बात कर दी गई है कि GDP अगर राइज हो रहा है तो सब सारे हाउस होल्ड के में इनकम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर अगर ऐसा होता तो इंडिया की तो GDP राइज कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो पुअर है वो तो है ही, और कुछ 10% है इंडिया के पॉपुलेशन जिनके पास 60-70% वेल्थ है, तो कहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वेल्थ इनकम का। सेकंड भी करेक्ट नहीं है, तो नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट पैसेज में आते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन। विथ रिस्पेक्ट टू जो हम बोलते हैं डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन, इफ़ एवरी वन इज़ लेफ्ट टू बी जज ऑफ हिज ओन रिलीजन, अगर हर किसी को छोड़ दिया जाए कि वो जज बने अपने रिलीजन का, देर इज़ नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज़ रॉन्ग, तब वो क्या होगा, उसका अपने रिलीजन में कुछ भी चीज़ें गलत नहीं लगती। बट इफ़ दे आर टू बी जज ऑफ अदर्स रिलीजन, बट जब उसी पर्सन को किसी दूसरे के रिलीजन के लिए जज बना दिया जाए, तब देयर इज़ नो सच थिंग एज अ रिलीजन दैट इज़ राइट, तब उसको कुछ भी वो रिलीजन का सही नहीं लगेगा, सब कुछ गलत लगेगा। एंड देयर फॉर ऑल द वर्ल्ड इज़ राइट और ऑल द वर्ल्ड इज़ रॉन्ग इन द मैटर ऑफ द रिलीजन। के मैटर में सब कुछ सही है, पूरे वर्ल्ड में सब कुछ गलत है, क्योंकि एक रिलीजन का इंसान दूसरे रिलीजन का सब चीज़ गलत बोल रहा है और अपने रिलीजन का सब चीज़ सही बोल रहा है। तो मोस्ट लॉजिकल असम्पशन हम क्या अज्यूम करें पैसे से, क्या बोलना चाह रहा है ऑथर। फर्स्ट, नो मैन कैन लिव विदाउट अडहरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये बोलना चाहता था पैसेज कि कोई पर्सन बिना रिलीजियस डिनोमिनेशन के रह ही नहीं सकता जिंदा, कहाँ भाई। सेकेंड क्या बोल रहा है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन। प्रोपोगेट करने की बात तो पैसेज में की ही नहीं गई कि अपने अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करो, नहीं। रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ द मैन, ये बात सही है
कि यूनिटी ऑफ मैन को इग्नोर कर दिया उन्होंने एक दूसरे को जज करते हुए। सुनने में भी अच्छा है, मीनिंग भी अच्छा है, लॉजिकल भी है। डी क्या बोल रहा है, मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन को नहीं समझ रहा है तो नहीं समझ रहा है तो राइट रॉन्ग कैसे बोल रहा है, गलत। सी विल बी करेक्ट आंसर। कुछ कुछ पैसेज एकदम जल्दी आंसर हो जाते हैं, मजा आता है ऐसा करने में। देन नेक्स्ट पैसेज बोल रहा, इट इज सर्टन दैट सेडिशंस, वॉर एंड contempt or breach of law are not so much to be imputed to the wickedness of the subjects। तो ये बात तो निश्चित है कि जो सेडिशंस है, वॉर्स एंड कंटेम्प्ट है और जो लॉ को ब्रीच है, ये नॉट सो मच टू बी इम्प्यूटेड टू द विकेडनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स के विकेडनेस के ऊपर ज़्यादा, विकेडनेस मतलब कि दुष्टता होता है, इम्प्यूटेड मतलब अध्यारोपित करना। तो ये बात तो सर्टन है कि जो सीडीसियस है, वॉर्स है, सिटीजन्स है, वॉर्स है एंड कंटेम्प्ट है और ब्रीच ऑफ लॉ, ये उतना ज़्यादा इम्प्यूट नहीं करना चाहिए सब्जेक्ट्स के ऊपर एज टू द बैड स्टेट ऑफ अ डोमिनियन। बैड स्टेट ऑफ अ डोमिनियन हो जाएगा। फॉर मैन आर नॉट बॉर्न फिट फॉर द सिटीजनशिप। मैन है वो बॉर्न नहीं होता फिट कि ये मैन है ये सिटीजनशिप के लिए फिट है, बट मस्ट बी मेड सो, उसको फिट बनाया जाता है। बिसाइड्स मैन्स नेचुरल पैसन्स आर एवरीवेयर द सेम। बिसाइड्स इसके अलावा जो मैन का जो नेचुरल पैसन है वो हर जगह सेम ही होता है। एंड इफ़ विकेडनेस मोर प्रिवेल, और अगर दुष्टता और ज़्यादा प्रिवेल होगी, एंड मोर ऑफेंसेस आर कमिटेड इन वन कॉमनवेल्थ देन इन अनदर, अगर बहुत ज़्यादा ऑफेंसेस हो रहे हैं, कमिट किए जा रहे हैं किसी कॉमनवेल्थ में, किसी दूसरे कॉमनवेल्थ के कंपैरिजन में, इट इज़ सर्टेन दैट द फॉर्मर हैज़ नीदर इनफ परस्यूड द एंड ऑफ यूनिटी। तो ये पॉसिबल है कि जो पहले वाले हैं जहाँ पे कमिट हो रही है ज़्यादा ऑफेंसेस, वहाँ पे उन्होंने सही से चीज़ परस्यू नहीं की है यूनिटी को, एंड ऑफ यूनिटी, नॉट फ्रेम्ड इट्स लॉ विथ सफिशिएंट फोरथॉट के साथ उन्होंने अच्छे से थॉटफुली अपने लॉ को नहीं बनाया है उस कॉमनवेल्थ में ने, इसीलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमिट हो रहे हैं ऑफेंसेस, एंड दैट देयरफॉर इट इज़ फेल्ड इन मेकिंग क्वाइट गुड इट्स राइट एज अ कॉमनवेल्थ के रूप में वो फेल हो गए हैं एक क्वाइट गुड इट्स राइट कॉमनवेल्थ बनाने में। ठीक है, लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस निकालना है पैसेज से। सिटीजन्स वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ लॉ पैसेज से लिया है, हाई चांसेस है गलत होगा, अभी देखते हैं कैसे गलत किया। सिटीजन्स वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ लॉ है आर इनविटेबल इन एवरी डोमिनियन, सारे डोमिनियन में इनविटेबल है, मतलब होगा ही होगा बोल रहा है सिटीजन वॉर ब्रीच ऑफ लॉ। नहीं भाई, ऐसा तो पैसेज भी नहीं बोल रहा था। इट इज़ नॉट द पीपल बट सॉवरेन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन। सारे डोमिनियन के लिए पीपल नहीं, सिर्फ सॉवरेन ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा भी नहीं हो सकता। लॉजिकली सही कहाँ लग रहा है, पीपल भी तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम ऐसे डेफिनेटिवली नहीं बोल सकते ना कि सॉवरेन ही है सारे प्रॉब्लम की जड़, है ना, तो भी तो हो ही नहीं सकता। सी दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज़ लॉ फॉर गुड सिटीजनशिप के लिए लॉ हो, तो वो डोमिनियन बेस्ट है। सुनने में तो ठीक लग रहा है, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन टू इस्टेब्लिश अ गुड डोमिनियन, बनाना इम्पॉसिबल है मैन के लिए, ये तो नहीं भाई, सी ठीक है फिर तो। फिर नेक्स्ट पैसेज पे आता है, इनइक्वालिटी वॉयलेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म। जो इनइक्वालिटी है वो वॉयलेट कर देती है जो बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म है, द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन्स। इक्वालिटी इज अ रिलेशन दैट ऑब्टेन्स बिटवीन पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे शेयर इन कॉमन। इक्वालिटी क्या है, एक रिलेशन है जो कि ऑब्टेन होता है बिटवीन पर्सन्स, बिटवीन पर्सन्स के बीच में ऑब्टेन होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में, ओके, दैट दे कॉमनली शेयर करते हैं। जो इक्वालिटी इज मोरली स्पीकिंग अ डिफॉल्ट प्रिंसिपल है, देयरफॉर पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड सच एज रेस, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी और क्लास। तो इक्वालिटी मोरली स्पीकिंग एक क्या डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल है जहाँ पे लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन सारे कैटेगरीज के बेसिस पे, क्राइटेरिया के बेसिस पे। दीज फीचर्स ऑफ ह्यूमन कंडीशन आर मोरली इररेलेवेंट। ये जो फीचर है ह्यूमन कंडीशन का वो मोरली क्योंकि इररेलेवेंट है। द आइडिया दैट वन शुड ट्रीट पर्सन विथ रिस्पेक्ट नॉट ओनली बिकॉज सम ऑफ दीज पर्सन पॉजेस सम स्पेशल फीचर और टैलेंट, फॉर एग्जाम्पल स्किल्ड क्रिकेटर वगैरह। तो आइडिया ये है इक्वालिटी का कि हमको लोगों को, पर्सन्स को ट्रीट करना चाहिए रिस्पेक्ट से, इसलिए नहीं कि वो उनके पास कोई स्पेशल फीचर है कि वो स्किल्ड क्रिकेटर है इसलिए मैं उसके रिस्पेक्ट कर रही हूँ, गिफ्टेड म्यूजिशियन है, लिटरेरी जियांट्स है,
बट बिकॉज पर्सनस आर ह्यूमन बींग, बट इसलिए मैं रिस्पेक्ट करूँगी उनका क्योंकि वो एक ह्यूमन बींग है। इज़ बाई नाउ पार्ट ऑफ कॉमन सेंस मोरालिटी, ये अब कॉमन सेंस मोरालिटी का पार्ट है, ठीक है, कि जस्ट बिकॉज यू आर ह्यूमन यू डिजर्व द रिस्पेक्ट। ओके, देन विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made, क्या assumptions किया जा सकता है? इक्वालिटी इज प्री रिक्विजिट for people to participate in the multiple transactions of society from position of confidence। इक्वालिटी प्री रिक्विजिट है लोगों के लिए पार्टिसिपेट करने में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स ऑफ सोसाइटी फ्रॉम पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये ऑप्शन तो थोड़ा ठीक तो लग रहा है, गलत तो कुछ दिख नहीं रहा, आगे देख लेते हैं। ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इनइक्वालिटी आ गई तो ये चीज़ डेट्रीमेंटल हो जाएगी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए। ऐसा तो नहीं है, हमारी भी डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटी नहीं है क्या? तो उसके बाद भी सर्वाइव तो कर ही रही डेमोक्रेसी। सेकंड नहीं हो सकता आंसर। आगे देखते हैं। इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स इज एन आइडिया दैट cannot actually be realized even in a democracy। ये तो और ही गलत है। सेकंड तो एक बार मैं मान भी लूँ सही, बट ये तो सही हो ही नहीं सकता। इक्वल स्टैंडिंग है सारे सिटीजन का, वो एक ऐसा आइडिया है जो कभी एक्चुअली में रियलाइज़ किया ही नहीं जा सकता, इवन डेमोक्रेसी में भी नहीं। तो थर्ड तो हो ही नहीं सकता आंसर, थर्ड हटाओ पहले तो। फिर फोर्थ क्या बोल रहा है? राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज़ एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी। तो ये बात तो सही है, गलत हो ही नहीं सकता। क्या अगर ये गलत होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि राइट टू इक्वालिटी है उसको हमको अपने वैल्यूज़ में नहीं लाना चाहिए, डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कभी यूपीएससी देगी ही नहीं कि इसका गलत मीनिंग हो। तो फोर तो होगा ही आंसर, फोर तो होना ही है आंसर। तो 1 and 4 विल बी करेक्ट। तो ये करेक्ट था। ओके, फर्स्ट एंड 4 विल बी द करेक्ट। ओके, तो ऐसे अगर ना कभी अगर फर्स्ट को गलत मान भी लिया ना तो हम ये स्टेटमेंट फोर्थ इतना ज़्यादा करेक्ट है और बाकी इन दोनों इतना गलत है कि फर्स्ट करेक्ट होना ही पड़ेगा। तो बाकी ऑप्शन भी साथ में रहते हैं तो सही ऑप्शन पे हम आ सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रूइंस इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोली द सर्कल विद इन विच पावर इज़ कन्फाइंड। जो एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो खुद को रूइन कर देती है जब अपने आप को बहुत ज़्यादा नैरो कर लेती है, अपना सर्कल विद इन विच पावर है वहाँ पे कन्फाइंड होता है। ओके, फिर ओलिगार्किक गवर्नमेंट है वो खुद को रूइन करती है कैसे? बाय द इनकॉशियस स्क्रैम्बल फॉर इमीडिएट वेल्थ। इमीडिएट वेल्थ के लिए इनकॉशियस स्क्रैम्बल मतलब कैसे भी करके वेल्थ गेन करने के लिए कुछ भी करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर बट इवन डेमोक्रेसी रूइंस इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी होता है तो डेमोक्रेसी भी रूइन कर लेती है खुद को। इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज दैट इज द इक्वल राइट ऑफ ऑल टू होल्ड ऑफिस एंड डिटरमाइन पब्लिक पॉलिसी। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इक्वल राइट सबके लिए होना चाहिए ताकि होल्ड कर सके ऑफिस एंड डिटरमाइन करो पब्लिक पॉलिसी। दिस इज एट फर्स्ट ग्लांस अ डिलाइटफुल अरेंजमेंट लगता है ये शुरू में। It becomes disastrous because the people are not properly equipped by education to select the best rulers। but ये disastrous हो जाता है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा एजुकेशन से इक्विप्ड नहीं है कि वो अपने लिए बेस्ट रूलर्स चूज़ कर पाए एंड वाइजेस्ट कोर्सेज। The people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them। तो people है वो उनके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं और वो सिर्फ वही रिपीट कर देते हैं जो उनके रूलर्स है जो प्लीज़ कर रहे हैं उनको बता के उनको प्लीज़ कर रहे हैं। सच अ डेमोक्रेसी इज़ अ टायरनी और ऑटोक्रेसी। तो ऐसी डेमोक्रेसी टायरनी है या ऑटोक्रेसी, ये प्लेटो पूछ रहा है, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रक्स ऑफ द पैसेज? ह्यूमन सोसाइटीज़ एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ह्यूमन सोसाइटी अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट से एक्सपेरिमेंट कर रही है, बट ठीक है बाकी गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है लेकिन ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है बस इतना से ये तो इंट्रोडक्शन में ख़त्म हो जाएगा, पूरे पैसेज का क्रक्स नहीं है ये। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डेट्रियोट बाई एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खुद को डेट्रियोट कर ले रही है एक्सेस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। यही सारे में भी यही बताया कि ये कैसे खुद को रूइन करी, ये कैसे करी, ये कैसे करी। तो दिस कुड बी द करेक्ट आंसर।
थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स इंश्योर्स द परफेक्ट एंड फंक्शनल सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, कि अगर सबकी सब एजुकेट हो जाए तो परफेक्ट एजुकेशनल सस्टेनेबल डेमोक्रेसी आ जाएगी। नहीं भाई, डेमोक्रेसी तो अभी भी सस्टेनेबल है, पर अभी भी क्या सारे एजुकेटेड है क्या सारे सिटीजन? नहीं, उसके बाद भी सस्टेन करी है और फंक्शन तो कर ही रही है। तो एजुकेशन का डेमोक्रेसी से कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो पैसेज भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं किया है, तो ये नहीं हो सकता। डी क्या बोल रहा है, हैविंग अ गवर्नमेंट इज नेसेसरी एविल बिकॉज टायरनी है वो इनहेरेंट है किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए ऐसा बोल रहा है। तो नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम वाले कभी भी सही नहीं होते। ओके, तो नेक्स्ट पैसेज में आते हैं। तो पैसेज इज सेइंग दैट नथिंग कैन एग्जिस्ट इन अ नेचुरल स्टेट which can be called good or bad by common assent, since every man who is in a natural state consults only his own advantage and determines what is good or bad according to his own fancy. तो कुछ भी nothing can exist in natural state which can be called good, तो कोई भी चीज़ जो नेचुरल स्टेट में है उसको हम गुड या बैड नहीं बोल सकते कॉमन एसेंट से, क्योंकि हर मैन जो नेचुरल स्टेट में है वो कंसल्ट करता है ओनली हिज ओन, अपना एडवांटेज को ही कंसल्ट करता है, डिटरमाइन करता है कि उसके लिए क्या गुड है, एंड बैड अकॉर्डिंग टू हिज ओन फैंसी, एंड इन सो फॉर ही हैज़ रिगार्ड फॉर हिज ओन एडवांटेज अलोन। तो अब तक उसने हमेशा अपने एडवांटेज को ही क्या किया, कंसिडर किया, एंड होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू नो वन सेव हिमसेल्फ बाई एनी लॉ, एंड होल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, और वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड देयरफॉर सिन कैन नॉट बी कन्विंस्ड इन अ नेचुरल स्टेट, तो सिन तो आप कभी भी कंसीव्ड कर ही नहीं सकते नेचुरल स्टेट में, बट ओनली इन अ सिविल स्टेट में ही करोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए जो एडवांटेजेस था वो कुछ काम तुम करोगे, अब भले ही वो चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग गलत होगी, है ना। तो हम इस चीज़ को कंसीव, देयरफॉर वो जो कोई भी अगर सिन क्या है वो कैन नॉट बी कंसीव्ड इन अ नेचुरल स्टेट में हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो उसका only in a civil state, but only in a civil state which is decreed by common consent what is good or bad, and each one holds himself responsible to that, to the state. Okay, पैसेज का ऑप्शन देखते हैं। बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है सेंट्रल आइडिया को। पहला बोल रहा है द कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, स्टेट के फॉर्मेशन के कारण ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं बोला कि राइट एंड रॉन्ग एग्जिस्ट ही इसलिए कर रहा है कि फॉर्मेशन है स्टेट का। देन सेकेंड, अनलेस अ रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड्स एज टू व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग नो मैन वुड बी मोरली राइट। रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी राइट एंड रॉन्ग, कोई मैन डिसाइड ही नहीं कर सकता कि क्या मोरली राइट है गलत। मैन इज इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश एंड नेचुरल स्टेट में, ऐसा भी नहीं बोला पैसेज में कि इमोरल ही हो जाता है वो नेचुरल स्टेट में एंड सेल्फिश। The idea of what is right or wrong is necessary for survival of the human species, के सर्वाइवल के लिए राइट एंड रॉन्ग जरूरी है। ये तो और ही गया, ऐसे तो सभी गया, कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है देखते हैं, आप गो थ्रू करते हैं वापस से। द आइडिया ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग नेसेसरी है ह्यूमन स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए। क्या आदि मानव जो थे उनको पता था कि राइट एंड रॉन्ग क्या है फिर भी सर्वाइव कर पाए ना, तो ये तो नहीं हो सकता। मैन इज़ इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश एंड नेचुरल स्टेट में इनहेरेंटली ही इमोरल हो जाता है, सेल्फिश ये भी नहीं हो सकता। अनलेस रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड्स एज टू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग नो मैन मोरली राइट, जब तक रूलिंग अथॉरिटी नहीं बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है तब तक सब वुड बी, तब तक कोई मैन मोरली राइट नहीं हो सकता, ये भी गलत। द कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। अब तो यही आंसर बचा जो बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा ठीक है, जिसको हम गलत नहीं बोल सकते कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की बात बोला भी था ना, कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट इज़ राइट कि क्या सही है क्या गलत कर रहा है, गलत है ये चीज़ एग्जिस्ट इसलिए करी है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया। ओके, देन नेक्स्ट पैसेज क्या बोल रहा है, इन द इमीडिएट फ्यूचर वी विल सी द इंक्रीजिंग कमोडिफिकेशन ऑफ मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज़। आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में हम देखेंगे कि बहुत सारी कमोडिफिकेशन होगा न्यू टेक्नोलॉजीज़ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम
made biological and pharmaceutical products. तो 3D मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम मेड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सब लीथल ऑटोनोमस वेपन एंड ड्राइवरलेस कार्स, दिस विल पोज कनंड्रम, ये कनंड्रम पोज कर सकता है. द मोरल क्वेश्चन ऑफ हाउ अ ड्राइवरलेस कार विल डिसाइड बिटवीन हिटिंग अ जे वॉकर एंड swearing and damaging the car has often been debated. तो यहाँ पर मोरल क्वेश्चन रेज होता है कि जब ड्राइवरलेस कार है वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसको हिट करना चाहिए जो एक इंसान वॉक कर रहा है उसको, या फिर सेवरिंग एंड डैमेजिंग द कार, की कार को अपना डैमेज कर देना चाहिए उसको बचाते हुए. हैज़ ऑफन बीन डिबेटेड. द आंसर इज बोथ सिंपल. सेव द ह्यूमन लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स क्या है, तो सिंपल भी है कॉम्प्लेक्स भी है. कि सिंपल क्या है कि ह्यूमन लाइफ को सेव करो, कॉम्प्लेक्स क्या है कि वो सोचेगा कार को क्यों डैमेज करो, इंसान को ही मार देता है, क्योंकि ये तो ड्राइवरलेस कार है ना, तो टेक्नोलॉजी है वो ड्राइव कर रही है. एट विच एंगल शुड द कार स्वेर, जस्ट इनफ टू सेव द जे वॉकर और मोर देन इनफ, कितना उसको कार को स्वेर करना होगा, कि इतना स्वेर करना होगा कि जे वॉकर है वो बच जाए, या फिर उससे ज़्यादा. इफ़ द ड्राइवरलेस कार इज़ इन डबलिन, हु वुड टेक द डिसीजन, अगर वो डबलिन में आ गया सिचुएशन में कि उसको ड्राइवरलेस कार को ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो फिर डिसीजन कौन लेगा. द आयरिश गवर्नमेंट और द कार्स ओरिजिनल कोड राइटर इन द कैलिफोर्निया, कौन लेगा डिसीजन, जो आयरिश गवर्नमेंट है वो, या फिर जो कार का जो ओरिजिनल कोड राइटर था जिसने कार को ड्राइवरलेस कार बनाया, जो कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है, और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है हैदराबाद का, जिसने टू होम मेंटेनेंस इज़ आउटसोर्स, जहाँ पर मेंटेनेंस आउटसोर्स की गई थी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए. इफ़ डिफरेंट नेशनल जुरिस्डिक्शन हैव डिफरेंट फाइन प्रिंट ऑन प्रायोरिटाइजिंग अ ह्यूमन लाइफ, और अगर अलग अलग कंट्री के जुरिस्डिक्शन में ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटाइज करने का अलग अलग तरीका है, तो हाउ विल इट अफेक्ट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, तब उस इंसान को इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट मिलेगा कैसे, डिसीजंस इंक्लूडिंग ट्रांसनेशनल वंस. तो ये बोल रहा है. ओके, अब आते हैं कि क्या है पैसेज का रैशनल बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, रैशनल प्लॉजिबल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, जो कि हम डिराइव कर सकते हैं पैसेज से. ओके, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री, कि बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो तो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं होता है ये. तो ऐसा भी नहीं बोल सकते भाई कि पूरा ग्लोबलाइजेशन को ही ब्लेम तो नहीं कर सकते ना. आगे देखते हैं. पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो ब्लर कर दे रहा है इकोनॉमिक बॉर्डर. ये चीज़ हमने देखा भी कि एक आयरिश गवर्नमेंट है हैदराबाद वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कैलिफोर्निया, तो सेकंड हैज़ टू बी करेक्ट. तो सेकंड इसमें. इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट, जो इनोवेशन एंड कैपिटल है वो इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ स्टेट, ये पता नहीं, कोई आइडिया नहीं मुझे. फोर्थ क्या बोल रहा है, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन, खुद का सप्लाई चेन बना लो. सप्लाई चेन से क्या होगा, फोर्थ तो है ही नहीं. 2, 3 and 5 आगे देख लेते हैं. जियो पॉलिटिक्स विल हैव टू रिकॉन्साइल टू मैनी एम्बिग्विटीज एंड अनसर्टिनिटीज़, तो जियो पॉलिटिक्स से उनको रिकॉन्साइल करने की ज़रूरत है. बहुत सारी एम्बिग्विटीज है, देखने को मिल भी रहा था कि इतना सारा क्वेश्चन पूछा ना कि अगर ड्राइवरलेस ही डबलिन सिचुएशन में तो कौन करेगा डिसीजन. तो 2, 3, 5 विल बी द करेक्ट आंसर. फर्स्ट गलत है. हमको लग भी रहा था कि बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन क्या किसी की भी कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है. तो सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर. So passage is saying that the resolution of bankruptcy cases of Indian banks under insolvency and bankruptcy code should help bring non-performing assets situation under some control. जो resolution है bankruptcy cases का Indian banks में under जो IB code है वो help करना चाहिए. should help bring non-performing जो assets है situation है उसको कुछ control में लेके आए. okay. Despite the slow pace of resolution by the National Company Law Tribunal, भले ही स्लो पेस में रिजॉल्व कर रही है ये NCLT, the code can be helpful in cleaning up bank books in future credit cycle, बट ये हेल्पफुल है क्लियर करने में बैंक बुक्स को, फ्यूचर क्रेडिट साइकिल है उसको.
दी रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, जो रिकैपिटलाइजेशन है पब्लिक सेक्टर बैंक को, मतलब और ज़्यादा कैपिटल गेन करना ताकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनको डील किया जा सके, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक टू कैन हेल्प इंक्रीज द कैपिटल क्वेश्चन है बैंक्स का, वो इंक्रीज हो सकता है। इंड्यूस देम टू लेंड मोर एंड बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ताकि वो लेंड कर सके ज़्यादा और इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो। बट बैड डेप्ट रिजोल्यूशन एंड रिकैपिटलाइजेशन आर ओनली अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, कुछ पार्ट है ये सॉल्यूशन का कि डेप्ट है उसको, बैड डेप्ट है उसको रिजॉल्व किया जाए और रिकैपिटलाइज किया जाए। एज दे बाई themselves डू वेरी लिटिल टू रेन इन रैकलेस लेंडिंग, क्योंकि बैंक है वो अभी भी सुधरे कहाँ हैं कि रैकलेस लेंडिंग देने से, दैट हैज़ पुश्ड द इंडियन बैंकिंग सिस्टम टू इट्स करेंट सॉलिड स्टेट में पहुँचा देता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। अनलेस देयर आर सिस्टमेटिक रिफॉर्म, जब तक अनलेस कोई सिस्टमेटिक रिफॉर्म नहीं हो जाते तो ये रिकैपिटलाइजेशन और ये बैड लोन के रिजोल्यूशन से काम नहीं बनने वाला है। दैट एड्रेस दी प्रॉब्लम ऑफ अनसस्टेनेबल लेंडिंग है, उसको एड्रेस करेगा। ऐसा सिस्टमेटिक रिफॉर्म चाहिए जो चीज़ एड्रेस करे प्रॉब्लम ऑफ अनसस्टेनेबल लेंडिंग को, फ्यूचर क्रेडिट साइकिल्स को, विल कंटिन्यू टू स्ट्रेस द बैंकिंग सिस्टम। तो ये प्रॉब्लम है वो, वरना फिर जो फ्यूचर क्रेडिट साइकिल है वो कंटिन्यू स्ट्रेस करता रहेगा बैंकिंग सिस्टम को। ओके, सीधा क्वेश्चन पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है मोस्ट लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल सजेशन जो पैसेज एम्प्लाई कर रहा है। लेंडिंग बाई बैंक्स शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेट करने से क्या होगा, इससे उतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको ये बोला है कि जो मेन इशू क्या है, सिस्टमेटिक, अनलेस सिस्टमेटिक रिफॉर्म नहीं हो जाते तो सिस्टमेटिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो ये तो नहीं हो सकता। इंटरेस्ट रेट्स शुड बी केप्ट लो एज टू इंड्यूस बैंक्स टू लेंड मोर, इंटरेस्ट रेट है उसको कम रखना चाहिए ताकि बैंक है वो लेंडिंग ज़्यादा करेगी एंड प्रमोट क्रेडिट ग्रोथ एंड देयर बाय बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा पैसेज में सॉल्यूशन दिया ही नहीं। मर्जर ऑफ मैनी बैंक्स, मर्जर ये भी नहीं दिया है, इनटू अ फ्यू लार्ज बैंक्स अलोन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा, मेक देम वायबल एंड प्रिवेंट देयर बैड परफॉर्मेंस। गलत, यही एक सॉल्यूशन है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। और मर्जर कर देना मैनी बैंक्स का फ्यू लार्ज बैंक में, यही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ताकि बैड परफॉर्मेंस को रोका जा सके। बट लेंडिंग तो रेकलेस तब भी हो सकती है जब बड़ा बैंक हो। देन डी क्या बोल रहा है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यही तो बोल रहा था वैसे, सिस्टमेटिक रिफॉर्म की ज़रूरत है ना, एज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर दी बैड लोन के प्रॉब्लम के लिए। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहीं पे हमको पैसेज में पता चल गया था कि अनलेस जो सिस्टमेटिक रिफॉर्म नहीं होते हैं एड्रेस करने के लिए अनसस्टेनेबल लैंडिंग को, तब तक बैंकिंग सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगा स्ट्रेस में। नेक्स्ट पैसेज ये बोल रहा है, इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ टू इन्हांस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। इंडिया में क्या है ऑब्जेक्टिव, इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया में, इन्हांस करना इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी, मॉनिटरी और फिजिकल, कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर। और जब इंडिया में ऑब्जेक्टिव क्या है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का, इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों का प्रमोट करना, और कोई एक भी विंग मैक्रो पॉलिसी का, मॉनेटरी एंड फिजिकल, कैन नॉट इंडिपेंडेंटली, खुद से वर्क नहीं कर सकता बिना एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर। तो क्या बोल रहा है कि जो मैक्रो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी है, ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे से काम नहीं कर सकते, एक दूसरे का एक्टिव सपोर्ट की ज़रूरत होगी इनको। ओके, तब जाके क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों का इंश्योर कर पाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉरोलरी ऑफ द पैसेज। ओके, फर्स्ट बोल रहा है द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे ही तो बोल रहा है, यहाँ पर भी बोला था ना कि क्या है फिजिकल, मॉनेटरी एंड मैक्रो। तो ये फिजिकल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट संभालती है, मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक संभालता है। तो सेंट्रल बैंक है वो वर्क नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, यही तो बोला था कि एक्टिव सपोर्ट के बिना ये काम नहीं कर पाएंगे। ये तो सही लग रहा है, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली, उससे क्या होगा गवर्नमेंट के रेगुलेट करने से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थोड़ी बताया है पैसेज में जिससे
कि गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट करना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली, नहीं. देन मार्केट इकोनॉमी इज़ नॉट कंपैटिबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि मार्केट इकोनॉमी अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो सोशलिस्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट का वो कम नहीं कर पाएंगे, दोनों साथ में भी चल सकती है भाई, क्यों नहीं कंपैटिबल होगा. डी क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म की ज़रूरत है फॉर इन्हांसिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की ज़रूरत है, ऐसे पैसेज में तो कहीं नहीं बोला कि इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, तब जाके कहीं पर रिफॉर्म की बताया ही नहीं. पैसेज का टोन एकदम पॉजिटिव है कि इंडिया में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इन्हांस करेगी इकोनॉमिक वेलफेयर, और इसके लिए फिजिकल मॉनेटरी एंड मैक्रो पॉलिसी को साथ में काम करना होगा, एक्टिव सपोर्ट ऑफ वन अनदर. बस इतना ही, तो ये तो नहीं हो सकता. फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पैसेज, आई थिंक ये वाला सेक्शन लास्ट होगा, नहीं और है भाई. ओके, लेट्स डू इट. The best universities like Harvard and MIT, despite having the luxury of having some truly excellent teachers on their payroll, are increasingly embracing the flipped classroom format, where students listen to video lectures at home and spend class time applying their knowledge, solving problems, discussing examples, etc. बेस्ट यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड एंड MIT है, वो उनके पास भले ही लग्जरी है ऑफ हैविंग सम ट्रूली एक्सेलेंट टीचर्स है, उनके पास है लग्जरी, इसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं फ्लिप्ड क्लासरूम फॉर्मेट को, जहाँ पे स्टूडेंट है वो वीडियो लेक्चर देखते हैं, घर में बैठे बैठे ही स्पेंड कर रहे हैं अपना क्लास टाइम को, अप्लाई कर रहे हैं अपना नॉलेज, सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम एंड डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल. प्रोफेसर्स गाइड दैट डिस्कशंस एंड फील इन वेरेवर नेसेसरी, प्रोफेसर्स वो गाइड करते हैं उन डिस्कशंस में जहाँ पर भी ज़रूरत होती है, एक्सप्लेनिंग दोज बिट्स दैट सीम टू बी इलूडिंग द स्टूडेंट्स एंड थ्रोइंग इन एडवांस आइडियाज़ दैट हैपन टू बी टॉपिकल. तो प्रोफेसर्स है वो जहाँ पर भी बेसिकली स्टूडेंट अगर फंस रहा है, इलूड हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है उसको, एडवांस आइडिया जो कि टॉपल कर सकता है उसको, तो उनमें प्रोफेसर्स गाइड कर रहे हैं उनको, उन स्टूडेंट्स को. दीज यूनिवर्सिटीज़ हैव मेड देयर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल फ्री फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड, और ये इन यूनिवर्सिटीज़ ने क्या है अपने लेक्चर्स को फ्रीली अवेलेबल करवाया है वीडियो लेक्चर्स को. दे आर ऑल्सो इनकरेजिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो इंटीग्रेट करें दीज ऑनलाइन कोर्सेज इनटू देयर ओन पेडागॉगी, अपने खुद के पेडागॉगी में ये चीज़ उनको इंक्लूड करनी चाहिए. पिकिंग द पीसेज दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर देयर नीड्स एंड बिल्डिंग अ पैकेज अराउंड देम, और उनको क्या करना चाहिए, पिकिंग द पीसेज दैट आर अप्रोप्रिएट, वो पीसेज अप्रोप्रिएट, ओके, पेडागॉगी, पिकिंग द पीसेज दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर देयर नीड्स एंड बिल्डिंग अ पैकेज अराउंड देम, और इसके अराउंड पैकेज बनाना चाहिए. ओके, नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का. पहला, एफिकेसी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वुड बी बेटर इन ऑनलाइन मोड में, एफिकेसी ज़्यादा अच्छी होगी ऑफ कंडक्टिंग क्लासरूम ट्यूशन एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड. पैसेज में ये चीज़ तो बताया कि ऑनलाइन मोड का क्या अच्छा फ़ायदा हो रहा है, ये सब हो रहा है, बट कहीं पर भी जो कन्वेंशनल मेथड है उससे कंपेयर नहीं किया और ना ही ये बेस्ट है ये बताया. तो हम कंपैरिजन आउट ऑफ पैसेज नहीं सही हो सकते. कई बार हमने देखा है ये चीज़ एकदम यूनिवर्सली अप्लाई होती है कि पैसेज में किसी एक चीज़ के बारे में तारीफ़ की और दूसरे से खुद से ही कंपेयर करने लग गया और बोलने लग गया कि एक चीज़ ज़्यादा बेटर है दूसरे से, गलत होगी ये चीज़. ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होने वाला है. सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द हायर एजुकेशन कैन बी मेड ईजियर एंड चीपर विदाउट डाइल्यूटिंग द कंटेंट को डाइल्यूट किए बिना ही जो हायर एजुकेशन है वो इजी एंड चीपर हो सकती है. हाँ, ये थोड़ा सही तो लग रहा है, कहीं पर भी गलत चीज़ नहीं बोला. ठीक है, फिर देखते हैं, वी नीड नॉट इन्वेस्ट मच, हमको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हायर एजुकेशन एंड येट डेवलप बेटर ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल. हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर भी हायर एजुकेशन, भाई क्या ही फालतू स्टेटमेंट बनाया है. डी क्या बोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन एज वेल एज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड थ्राइव वेल. कहाँ पर कोचिंग इंडस्ट्री की बात चल रही है, ये बी विल बी द करेक्ट आंसर. फिर नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, आवर सिटीज़ आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज. हमारी सिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट चेंज के लिए, बिकॉज ऑफ लार्ज
कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत लार्ज कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का, एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पुअर है. Moreover, population densities are increasing in them, but we have not yet developed the system to address climate change impacts. तो क्या है, हमारी सिटीज़ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि बहुत कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है, इसलिए ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है. मोरेवर जो पॉपुलेशन डेंसिटीज है वो तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमने डेवलप ही नहीं किया ऐसा सिस्टम जो एड्रेस कर सके क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को. आवर सिटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू 65% ऑफ द GDP का 65% इन सिटीज़ से ही आता है. बट देयर आर नॉट इनफ फैसिलिटीज़ टू केटर द नीड्स ऑफ द पीपल. लेकिन हमारे सिटीज़ में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि लोगों के जो नीड्स हैं उनको केटर कर सके. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ एयर क्वालिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना इशू एयर क्वालिटी का, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, दैट आर वाइटल टू आइडेंटिफाइंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि वाइटल है बहुत ज़्यादा. ठीक है, बहुत ज़रूरी है. वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन्स इन सिटी प्लानिंग. हमको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है सिटीजन्स को सिटी प्लानिंग में, एंड क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द पीपल. और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जो लोगों की नीड्स को पूरा करे. ठीक है, पैसेज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फ्रेंस है दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव. Our cities need to have well-defined administrative setup with sufficient autonomy. ऑटोनॉमी का इशू है एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा तो कहीं पर पैसेज नहीं बोला कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास ऑटोनॉमी होती तो ये हो जाता. नहीं बोला ना, तो ये हो ही नहीं सकता. ओके, सेकंड क्या बोल रहा है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटीज इज़ अ हिंड्रेंस इन आवर एफर्ट्स. पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, वो हिंड्रेंस है हमारे एफर्ट में टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अच्छा, फिर चाइना कैसे कर रहा है, ये तो लॉजिकली ही गलत होगा. कहीं पर भी ये नहीं बोला कि पॉपुलेशन है इसके कारण बढ़ रही है, इसके कारण हम ये नहीं कर पा रहे. ऐसा बोलना चाहिए था ना पैसेज को कि पॉपुलेशन हो रहा है इसलिए. बस यहाँ पे ये बोला कि जितना पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है उसके बेसिस पे हमने किया क्या है सिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ नहीं किया है, तो कैसे ही होगा सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट. देन सी बोल रहा है कि टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज़ वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन लाने की ज़रूरत है. ये तो कितना जेनेरिक स्टेटमेंट बोला, कुछ एक्सट्रीम वर्ड नहीं किया, बस यही बोला कि हमको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन. कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं बोला कि ये ही हमको करना होगा ताकि सस्टेनेबल हो पाएंगे. ये तो ऐसे ही सही होने वाला है. अभी आगे देख लेते हैं. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट इज़ द वाइबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ऐसा बोला क्या पैसेज में कि हमको ज़रूरत है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के आए तब जाके हम ये कर सकें. नहीं बोला ना, गलत. सी विल बी द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक दिस सेट ऑफ पैसेज इज लास्ट. नो यार, 2 और 4 है. ओके. पैसेज रीड करते हैं. कैन अ डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग अ वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग. क्या डेमोक्रेसी अवॉइड कर सकती है कि वो वेलफेयर स्टेट ना रहे लंबे समय तक? क्या डेमोक्रेसी ऐसा अवॉइड कर सकती है कि वो वेलफेयर स्टेट ना रहे? वाई कैन नॉट मास वेलफेयर बी लेफ्ट एंटायरली टू द मार्केट्स. क्यों नहीं हम वेलफेयर है, मास वेलफेयर है, उसको मार्केट के भरोसे छोड़ देते हैं? देयर इज़ अ बिल्ट इन टेंशन बिटवीन मार्केट एंड डेमोक्रेसी. तो फिर आगे बता रहा है ऑथर कि बिल्ट इन टेंशन है मार्केट में एंड डेमोक्रेसी के बीच में. क्या बिल्ट इन टेंशन है? मार्केट्स डू नॉट वर्क ऑन अ 1 person 1 vote. मार्केट ऐसा काम नहीं करता कि 1 person 1 vote हो. प्रिंसिपल्स एज डेमोक्रेसी डूज, लेकिन प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के वो तो वैसे ही करते हैं. 1 person 1 vote होता है. वॉट वन गेट्स आउट ऑफ द मार्केट प्लेस डिपेंड्स ऑन द वंस एंडाउमेंट्स, स्किल्स, परचेसिंग पावर एंड द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. कोई इंसान मार्केट प्लेस से क्या चीज़ें लेता है, ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या उसकी परचेसिंग पावर है, क्या उसके पास स्किल्स है, क्या वो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं. मार्केट्स रिवॉर्ड इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स एंड स्किल्स एंड मे ऑल्सो लिफ्ट मेनी फ्रॉम द बॉटम रंग्स ऑफ द सोसाइटी. मार्केट है वो रिवॉर्ड करता है इंडिविजुअल के इनिशिएटिव के, उसके स्किल्स को, और वो लिफ्ट करता है बहुत सारे लोगों को, मतलब इट लिफ्ट मैनी फ्रॉम बॉटम ऑफ द रंग्स ऑफ द सोसाइटी.
बट सम पीपल नेवर गेट दी अपॉर्चुनिटी। अब ज़रूरी तो नहीं है ना सब जो लोअर बॉटम रंग्स ऑफ सोसाइटी उन सबको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो मार्केट के रिवॉर्ड्स को अचीव कर पाए। टू डेवलप स्किल दैट मार्केट से डिमांड, जो स्किल्स मार्केट डिमांड कर रही है उनको एक्वायर करने में कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। दे आर सिंपली टू पुअर एंड टू हैंडीकैप्ड, और स्किल फॉर्मेशन टेक्स टू लॉन्ग। स्किल फॉर्म करना बहुत लंबा टाइम ले लेगा और उनके पास इतने स्किल्स नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा पुअर है, हैंडीकैप्ड है, वो कर नहीं पाएंगे। बाई क्रिएटिंग जॉब्स मार्केट्स मे बी एबल टू हेल्प इवन अनस्किल्ड पीपल। जब जॉब ज़्यादा क्रिएट होगा तो मार्केट हो सकता है कि वो अनस्किल्ड पीपल को भी वो क्या करें, मे बी एबल टू हेल्प इवन अनस्किल्ड को भी हेल्प कर पाए ये मार्केट, ऐसा हो सकता है। बट कैपिटलिज्म हैज़ ऑलवेज विटनेस्ड बर्स्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन हम देखें अगर कैपिटलिज्म में तो वहाँ पर तो हमेशा ही अनएम्प्लॉयमेंट का बर्स्ट देखने को मिलता है। तो विटनेस ही हमेशा ऑलवेज विटनेस्ड बर्स्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमेशा ही यही देखने को मिला कि अनएम्प्लॉयमेंट होता ही है जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिज्म है। ठीक, तो अजम्पशंस कौन से वैलिड है बताने हैं हमको। फर्स्ट, मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिलाई ऑन मार्केट फोर्सेस टू इनेबल देम टू बी वेलफेयर स्टेट। मॉडर्न डेमोक्रेसी से वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है ताकि वो इनेबल कर सके उनको टू इनेबल देम टू बी वेलफेयर स्टेट बन सके। ऐसा तो नहीं बोला है, ये एज्यूम तो नहीं कर सकते कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज है वो सब के सब ही ऐसा कर रही है। सेकेंड, मार्केट इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव। मार्केट है वो इंश्योर कर देती है सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि नेसेसरी डेमोक्रेसी की इफेक्टिव होने के लिए। ये भी गलत, ऐसा तो नहीं है ना कि लॉजिकली हमको पता है कि जो मार्केट है वो इतना सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, हमेशा ही ऐसा इंश्योर करेगी जो डेमोक्रेसी के इफेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं है। थर्ड, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बात सही है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत है क्योंकि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी कभी मिल ही नहीं पाएगी और इसलिए गवर्नमेंट प्रोग्राम है वो ज़रूरी है जो कि पीछे छूट गया है। ओके, तो ये सही होना ही होगा, तो थर्ड ओनली विल बी द करेक्ट। फिर नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। In our school, we teach our children all that is there to know about physics. हमारे स्कूल में हम बच्चों को सिखाते हैं कि all is there to know about physics, maths and history and what have you. But do we teach them about the bitter caste divide that plagues the country? But क्या हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कैसे जो कास्ट डिवाइड का बिटर है वो प्लेग कर रहा है हमारी कंट्री को। About the specter of फेमाइन दैट स्टॉक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर लैंड। जो फेमाइन का स्पेक्टर है जो लार्ज लैंड है हमारे अर्थ का, वो उसको क्या कर रहा है, वो फेमाइन देखा है हमारा लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर लैंड। अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में बताते हैं क्या हम अपने चिल्ड्रन को। अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अथीज़म एज अ चॉइस, कि अथिस्टिक होना भी एक चॉइस हो सकती है कि तुम गॉड पे बिलीव ना करो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इक्वली इंपॉर्टेंट, डू वी टीच देम टू आस्क क्वेश्चन, और ये चीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि क्या हम बच्चों को सिखाते हैं कि वो क्वेश्चन पूछें। और डू वी टीच देम ओनली टू पैसिवली रिसीव आवर विजडम, कि वो पैसिवली ही रिसीव कर लें जो भी विजडम उनको बताया जा रहा है। फ्रॉम द कोकुंड वर्ल्ड ऑफ स्कूल सडनली द एडोलेसेंट फाइंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन द अनफैटर्ड वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। और सडनली जो कोकुंड वर्ल्ड से वो बच्चा बाहर निकलता है और एडोलेसेंट है वहाँ पे वो फाइंड करता है खुद को हिमसेल्फ एंड हर सेल्फ इन द अनफैटर्ड वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। इन द अनफैटर्ड वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में आता है वो और ख़ुद को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज पाएगा। हियर ही और सी इज़ स्वेप्ट अप इन अ टर्मोइल ऑफ आइडियाज़। अब जब वो कॉलेज में आएगा वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल ऑफ आइडियाज़ आ जाएगा उसके पास। इन्फ्लुएंसेस एंड आइडियोलॉजीज फॉर समवन हु हैज़ बीन डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन, और उस इंसान को जिसको हमेशा से ही स्कूल में डिस्करेज किया गया क्वेश्चन करने को, एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन, दिस ट्रांजिशन उसके लिए पेनफुल हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। का सेंट्रल आइडिया क्या है। स्कूल करिकुलम इज़ नॉट कंपैटिबल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। स्कूल करिकुलम में दिक्कत है क्या, नहीं, ये इस पैसेज ने नहीं रेज किया गया है कि स्कूल करिकुलम हमारा ऐसा। एम्फेसिस ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट्स डज नॉट गिव टाइम ही नहीं मिलता डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी एंड स्किल, ये तो बात ही नहीं चली है भाई पैसेज में। सी, प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन
टू बी बेटर सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बेटर सिटीजन बनने की बात कहाँ है पैसेज में? टू बी अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड्स सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स इन एडिशन टू एकेडमिक कंटेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ तो ये सही बोल रहा है कि टू बी बेटर सिटीजन होना है अगर प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में, तो इसके लिए डिमांड क्या है कि सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स आनी चाहिए एडिशन टू दी एकेडमिक कंटेंट के अलावा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको हमने क्यों गलत किया था। प्रिपेयरिंग दी चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बोल रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पैसेज में तो हमको ये नहीं बोला कि ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही है वही बस हो सकता है वो करवा सकता है। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ज़्यादातर बताया नहीं गया है, बल्कि ये तो बस बता रहे हैं कि कैसे स्कूल के कोकून वर्ल्ड से हमने नहीं सीखा और कॉलेज में हम बहुत ज़्यादा अलग इन्वायरमेंट में आ जा रहे हैं। तो ये तो नहीं बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम की ही बेटर सिटीजन बना सकती है चिल्ड्रन को, नहीं। तो टू बी अ बेटर सिटीजन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड है ऑर्डर है, वो डिमांड करती है कि सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स भी हो एकेडमिक कंटेंट के साथ साथ। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन लास्ट टू पैसेज फाइनली। ओके, मिडीवल मर्चेंट्स रिस्क्ड द हजार्ड्स ऑफ द सिल्क रोड। जो मिडीवल टाइम के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने जो रिस्क लिया द हजार्ड्स ऑफ सिल्क रोड टू रीच द मार्केट्स ऑफ चाइना, और रिस्क लेते हुए वो क्या पहुँचे, चाइना में पहुँचे। पोर्चुगीज कार्वल्स है 15th सेंचुरी में सेल किए बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ द नन वर्ल्ड सर्चिंग लेस फॉर द नॉलेज। तो वो नॉलेज के लिए कम सर्च कर रहे थे देन फॉर द गोल्ड एंड स्पाइसेस, बल्कि गोल्ड एंड स्पाइसेस के लिए ज़्यादा पोर्चुगीज जो रिस्की काम कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, लेस फॉर नॉलेज देन फॉर द गोल्ड एंड स्पाइसेस। ओके, फिर हिस्टोरिकली द ड्राइवर फॉर द ओपनिंग फ्रंटियर्स हैज़ ऑलवेज बीन द सर्च ऑफ रिसोर्सेज। हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें कि क्या चीज़ ड्राइव करती है लोगों को ओपन करने में, ऐसे फ्रंटियर वो हमेशा ही सर्च कर रहे थे रिसोर्सेज के लिए, ना कि नॉलेज के लिए। साइंस एंड क्यूरियोसिटी आर वीकर ड्राइवर। साइंस एंड क्यूरियोसिटी हमेशा ही वीकर ड्राइवर है, बल्कि रिसोर्सेज ज़्यादा है। द ओनली वे टू ओपन अप स्पेस, वेदर द स्पेस ऑफ सोलार सिस्टम हो, इंटरस्टेलर स्पेस हो, टू क्रिएट एन इकोनॉमिक इंजन, दैट इंजन इज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। हम चांद पे और मंगल पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको रिसोर्स चाहिए, हम नॉलेज गेन करने के लिए वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यही बता रहे हैं हिस्टोरिकली ये चीज़ हो रही है। तो कौन सी चीज़ बेस्ट सम अप कर रही है? वेल्थ जनरेशन इज द प्राइमरी मोटिव फॉर एनी ह्यूमन इंडिविजुअल। किसी भी ह्यूमन इंडिविजुअल के लिए वेल्थ है, वेल्थ जनरेट करना है प्राइमरी मोटिव। वेल्थ जनरेशन वर्ड ये नहीं बोला है, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, वेल्थ नहीं रिसोर्सेस होना चाहिए था। फिर बी क्या बोला? स्पेस, वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस विल गवर्न आवर फ्यूचर इकोनॉमी। हमारी स्पेस से ही गवर्न होगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है भाई, बाकी चीज़ें तो अभी अगर जो कंट्रीज स्पेस में नहीं गई है तो उनकी इकोनॉमी किससे गवर्न हो रही है फिर, इसलिए गलत, ठीक है। और वैसे भी ये सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ द पैसेज का वर्ड देखा, फिर से पैसेज से लिया और क्या ही मीनिंग बनाया है इसने। सी देखते हैं। ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाई इकोनॉमिक कंसिडरेशन के कारण ही वो प्रिंसिपली वो मोटिवेट होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ये बात सही है, यही पैसेज में भी बता रहा था कि हिस्टोरिकली लोग नॉलेज के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन, क्या है उनका इकोनॉमिक कंसिडरेशन? रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, है ना। तो सी सही है। अभी देख लेते हैं। वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सम मैन। वेल्थ को जनरेट करना रिस्क टेकिंग बिहेवियर है कुछ लोगों का, नहीं भाई, सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखा, जब सही आंसर बनाना होता है तो स्टेटमेंट को कितना मस्त से बनाता है कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन को ले रहे हैं। वेल्थ जनरेशन थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि पैसा कमाने के लिए करें। तो 71 विल बी 71 का राइट आंसर विल बी दी सी, ठीक। लास्ट पैसेज फाइनली। ओके, सो मोस्ट पीपल वुड अग्री दैट टेलिंग डेलिबरेट लाइज इज रॉन्ग। बहुत से लोग इस बात पे अग्री करेंगे, किस बात पे? कि डेलिबरेटली झूठ बोलना गलत है, एक्सेप्ट परहैप्स इन सर्टन स्पेशल सिचुएशंस वेयर मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रूथ। तो परहैप्स उन जगहों पे, ऐसे स्पेशल सिचुएशन पे जहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा अगर सच बता दिया गया।
तो उन जगह पर लाई बोलना विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। इवन द मोस्ट ट्रूथफुल पीपल प्रोबेबली टेल अ गुड मैनी मोर लाइज। इवन जो मोस्ट ट्रूथफुल पीपल भी है ना, वो भी गुड मैनी मोर लाई बोलते हैं। दैट माइट बी रिगार्डेड एज सिमेंटिक लाइज, जिनको हम सिमेंटिक लाइज के रूप में रिगार्ड करते हैं। देयर यूज ऑफ वर्ड्स कंटेन्स सम मेजर्स ऑफ फाल्सूड मोर और लेस डेलिब्रेट। उनके वर्ड्स में कुछ मेजर्स होंगे फाल्सूड के, लेकिन वो बहुत कम होंगे। मोर और लेस डेलिब्रेट, बहुत कम ही डेलिब्रेटली ऐसे उन्होंने फाल्सूड डाला होगा, डेलिब्रेटली नहीं डाला है। तो द आइडिया विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज मेंशंस इज, फर्स्ट पार्ट है पैसेज का, फर्स्ट पार्ट कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का क्या बता रहा है? एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, की झूठ बोलना चाहिए, ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, की झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भी नहीं बोला ना कि एक्सेप्ट दिस, तो ये तो नहीं हो सकता। डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रूथ, सही नहीं बताना। डिसएग्रीमेंट अबाउट द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ, एक सेकेंड यार, इतना क्लोजली, ओके वापस से देखते हैं। डिसएग्रीमेंट अबाउट द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ, डिसएग्री कर रहे हैं जो हार्म हो रहा है इन टेलिंग द ट्रूथ। फर्स्ट तो नहीं हो सकता कि अग्रीमेंट, झूठ बोलने के बारे में अग्रीमेंट बोलेगा तो लॉजिकली भी क्या होगा कि हमको झूठ बोलना चाहिए, ऐसा हो जाएगा फिर तो ये तो नहीं हो सकता। डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भी नहीं बोला पैसेज में, कभी नहीं तो नहीं ही बोला क्योंकि एक्सेप्शन दिया है। फिर डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रूथ, सच बताना नहीं चाहिए, इस बात पर डिसएग्री कर दे तो ये तो होएगा ही नहीं, तो यही होना पड़ेगा। डिसएग्रीमेंट अबाउट द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। तो इसके साथ 2021 वाला तो ख़त्म। फिर नेक्स्ट वी विल डू दैट इज़ 2020 का आरसी।